अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अनाया सिकंदर की 82 पूरी होगी और उसने घर में बोल दिया कि वो आगे नहीं पढ़ेगी, उन्होंने कौन सी जॉब करनी है। तो जरी भी बोली तो फिर किचन पर तवज्जो दो, सारा काम सीखो को मुलाजमी को समझा तो सको। वो बोली किचन की भाग दौड़ मालकन के हाथ में होनी चाहिए, वरना नौकर तो पहले कुछ नहीं डालते हैं। और मैं तुम्हारी फुप्पो से बोलूं हैरियत से अपनी अमानत ले जाए। वह अनाया से बोली जब आगे पढ़ना नहीं है तो जाओ अपनी गृहस्थी संभालो। जो पढ़ रहा है उसके पास तो शादी न करने का जवाज है, पर फाड़ बच्ची का वक्त जाया करने का मतलब। वहां मुजम्मल की माँ भी बीमारी की वजह से वक्त काट रहा है, पर तुम्हारी तालीम के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है बेचारा। अल्लाह उसके लिए आसानियां फरमाए। फूफा तुम्हारी जब से सीनों से गिरी है बस व्हील चेयर की होकर रह गई है। अनाया अपनी मामा की बातों पर स्वामी सा हिलाती जा रही थी। मुजम्मल के नाम पर अनाया के होंठों पर शर्मिली से मुस्कान आ गई और लाली गाल पर ठहर गए। वो घबरा कर दोबारा बढ़ता दुष्ट करती जी मामा बोलकर किचन का जायजा लेने चले गई। उसने भी प्लान बनाया था कि मुजम्मल के पसंद के तमाम खाने पकाने सीखती है कि वो खाने का शौकीन है और नौकर के हाथ का पका खाना नहीं पसंद करता। ये सोचकर वो अपने नाजुक मेहनती उंगलियों वाले हाथों को देकर बोली चलो हाथों, अपने प्यार के लिए प्यारे से खाना पकाना सीखो, तभी वो घड़ी आएगी कि मुजम्मल जी इन हाथों को अच्छा खाना पकाने पर इनाम के तौर पर चूम लिया करेंगे। वो हाथों पर मुजम्मल के होंठों के छूने का सोचकर शर्मा गई। बचपन में भी वो बास्केट तोड़कर प्लेट में रखकर बोलती थी, बिस्किट रखकर तोड़ में रखकर बोलती थी मुजम्मल मैंने खुद आपको हाथों से अपने लिए खाना बनाया। अनाया से 5 साल बड़ा मुजम्मल बोलता सच्ची मैं तो जरूर खाऊंगा। ये सोचती मुस्कुराती वो किचन में आई मुलाजमा से तमाम मसाले अपनी मर्जी की तरतीब से लगवाने लगी। ऐसा करती उसकी कांच की चुटियां जल तरंग प्रचारती, जिनकी आवाज अनाया को मसला से मुस्कुराने पर मजबूर करती। चूड़ी की खनक बताती आज अनाया बीबी बहुत खुश है। वो अपने खूबसूरत हाथों की सजावट तक खराब करने को तैयार थी अपने प्यार के लिए, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, उसकी पसंद में डालकर उसकी आंखों में अपने लिए प्यार के जलते हुए दीप देखने के लिए। ये सब देखना चाहती थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि इतने में मनाहिल मुलाजमा को अपने लिए चाय का बोलने आई तो बोली अनाया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर आओ, कपड़ों में से किचन की बदबू आने लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे कुक हो। ये बोलकर मनाहिल मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसने लगी और अनाया बोली मनाहिल मैं अपनी मर्जी से किचन में आई हूँ, कुछ पकाना सीखूं ताकि मुजम्मल जी को खुश कर सकूं। और शर्माने लगी। अनाया के चेहरे पर आई हुई लाली मनाहिल को तपा गई और बोली खुश करने के और भी बहुत से तरीके हैं, इस तरीके को दफा करो। और आंख विंक करके अनाया को बोली कोई सेक्सी तरीका सीखो। हंसते हुए अपने रूम में चली गई। अनाया हैं बोलकर अपने काम में मसरूफ हो गई। जरीन बेगम दलाल के कमरे के सामने से गुजरते हुए दरवाजा खुला देखा। वो हैरान होती हुई अंदर दाल हो गई, सोचते हुए कि दरवाजा किसने खोला है, कौन है अंदर। अंदर दाल होते ही ताजा फूलों की खुशबू उनको खुशामदीद कह गए। फूलों की ताजा खुशबू उनके दिमाग को तरोताजा कर गई और मुस्कुराहट उनके लबों को छू गया। वह कमरे में दाखिल होकर शायद दाएं तरफ घुमाती कि खुशबू वहीं बड़े शीशे के नायाब कीमती वास में लगे सुरख गुलाबों से आ रही थी, जो दरवाजे के साथ वाली दीवार के साथ रखी अलमारी पर रखा हुआ था। वो कमरे में चारों तरफ नजर दुराती देखने के लिए कौन है। उनके अलावा मुस्कुराने लगे। सामने किताबों की अलमारी के सामने मोमना को खड़ा देकर वह हैरान होकर पूछती है मोमना बच्ची यहाँ यहाँ क्या कर रही हो। मोमना अपने पीछे खड़ी ताईजान की आवाज से घबरा गई, कहीं दिल का चोर ना पकड़ा जाए कि उसे दिलावर से प्यार है और वो रोज आती है इस कमरे में फूल लगाने अपनी मोहब्बत को ताजा रखने के लिए। तो जट बोले ताई जी एक किताब ढूंढ रही हूँ, यही थी, अब मिल नहीं रहे। जरीन बेगम बाद में साहिल लाकर बोली मिल जाए तो कमरा अच्छे से ला कर जाना, हवा चल रही है, कमरा गंदा ना हो जाए, मेरा दिलावर बड़ा सफाई पसंद है। ये बोलते हुए एक प्यार बड़ी मीठी नजर दोबारा कमरे पर डालने लगी। कमरा चमक रहा था, हर चीज जगह पर थी, बेडशीट भी ताजा बिछी थी, किसी चीज पर भी गिर नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा 1 साल से बंद है। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये कमरा 1 साल से बंद है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आबाद हो। वो कुछ सोचकर मोमना से बोली मोमना बच्चे लग ही नहीं रहा कि कमरा बंद रहता है, कौन साफ करता है उसे। वह खुश होकर बोली मैं उसे इनाम देना चाहती हूँ जो कमरे का इतना ख्याल रखता है। मोमना गड़बड़ा गई और हिकलाकर बोली आप ताई जी मैं पता करके आपको बता दूंगी। जरीन बेगम अच्छा बोलकर दोबारा मोमना को दरवाजा बंद करने की जाने की ताकीद करते हुए मनाहिल के कमरे की तरफ जा दिए, जो उसी लाइन में आखिरी कमरा था। सब बच्चों के कमरे ऊपर वाली मंजिल पर थे और बड़ों के नीचे। मोमना रोज तलावर के अल्फाज जो नावल इश्क तू किस रंग का है कि पहले सफा पर लिखे हुए थे पढ़नी आती थी और चूम कर चली जाती है। कोई ये नहीं जानता था मोमना दिलावर से इश्क करती है। 7 साल बड़े दिलावर मोमना की दुनिया थे, ये बस वो जानती थी और कोई नहीं।
वो किसी को बताए बगैर रोज कमरे में आती थी, उसे साफ करती, ताजा फूल लगाती और दिलावर के बेड पर लेट कर नावल पढ़ती थी। वो खाती जो दिलावर को पसंद था, वो रंग पहनती जो उसे पसंद था, वो इन राइटर्स को पढ़ती जो दिलावर को पसंद थे। बस ये याद रखकर कि बचपन में दिलावर सबसे बोलता, मुमना मेरी पसंदीदा रंगों के कपड़े पहनती है इसलिए मुझे अच्छी लगती है। बस मोमना को ये याद था कि अच्छी लगती है, तो उसे दिलावर उसकी पसंद की हर चीज से इश्क हो गया। वो तो मनाहिल को जताने के लिए बोलता था, जबकि मनाहिल के कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। पर मोमना अपने हिसाब से समझ रही थी कि मैं दिलावर को अच्छी लगती हूँ। आप चूंकि सबके कपड़े थे और ज्यादा थे, तो सालिया मासी को मशीन का समझाने लगी कि कपड़े जल्दी भी धुल ले। और साहबी सालिया मासी काम करवा लेती है सालिया मासी से काम करवा लेती है कि शाहजी गुस्सा ना हो और फिर बोले ना कि सालिया की बोलती बंद हो जाती। शाहजी की घन घर सी आवाज सुनकर 2 घंटों में मासी सफाई करके कपड़े धोकर फारग हुई। सालिया बोली, बैठे मासी जी, मैं चाय बनाती हूँ। मासी बोली, नहीं बेटा, तमन्ना नहीं है, वो जल्दी में है, अगले घर पहुंचना है। तो सालिया ने जल्दी से आए हुए फल में से एक सेब मासी को धोकर पकड़ाया, जिसे पकड़कर मासी दुआएं देते चले गई। साफ सुथरे घर पर नजर डालती सालिया मुस्कुराती हुई किचन में आगे केट रोती सवेरा सालिया की तवज्जो अपनी तरफ मबूस करवा लेती है। वो सवेरा के पास कमरे में आ गई, उसे कांधे से लगाकर चुप करवाने लगी, साथ साथ फीडर बनाने लगी। तो सोफे पर बैठकर सवेरा को फीडर पिलाते हुए उससे बातें करती कि दूध पीकर रोना नहीं है, खेलना है, कि मामा ने खाना बनाना है, आप पापा के किसी वक्त भी आ सकते हैं। वो बरामदे में सोफे पर सवेरा को कुशन के सहारे बैठाती है कि वो साले को काम करते नजर आती रही और वो रोए ना। सवेरा किचन से अंदर बाहर साले को आता जाता देख कर तेजी से हाथ पांव चिल्लाती रहती है। वो साले मुस्कुराने लगी और सवेरा से बातें कर रही थी। सालिया सवेरा का गाल चुमकर बोली, शुक्रिया सवेरा मेरी जिंदगी में आने का, वरना मैं इस वक्त अकेले घर में बुलाई बुलाई फिर रही होती हूँ और डरी हुई मुड़ मुड़ कर गेट को तकती रहती हूँ कि कोई अनजान इंसान गेट खोलकर अंदर ना जाए। अब तसल्ली है कि घर में ना सिर्फ हम दोनों हैं, बल्कि अक्की और सफी भी है। वो उससे बातें करती, वो रोए ना, वो भी सालिया को देखकर हूँ हूँ कर रही थी और हाथी से हिला रही थी और बीच बीच में चिल्लाती भी कि मुझे उठा लो। सालिया 2 टोकरी में अदरक लहसुन लेकर उसके करीब सोफे पर बैठकर छीने लगी कि सवेरा को इत्मीनान रहे कि सालिया उसके पास ही बैठी है। वो भी शायद यही इत्मीनान चाहती थी। घूं करती वहीं पर लेटे लेटे सो गई। उसे सोया हुआ देखकर सालिया ने शुक्र किया और तेजी से खाना बनाने लगे कि सबके आने से पहले खाना तैयार हो। आज ना जाने कितने दिनों के बाद सालिया ने आलू गोश्त, फ्रूट चाट और सलाद बनाया। काम करते करते उसे बार बार अनिला का ख्याल आ रहा था कि वह बहुत ही खुश होगी कि उसे आलू गोश्त, फ्रूट चाट और सलाद बहुत पसंद था। सालिया बहुत खुश थी कि आज उसकी बहन के पसंद का खाना पका है और ज्यादा सारा पका है। एक प्लेट सालन से 3 रोटियां तो वो मजबूरी खाती थी। उसे पेट तो नहीं भरता था, पर वक्त को ठेला लग जाता कि नौकरियों पर लग जाएं तो आमदनी शुरू हो जाएगी तो पेट भरकर खा लिया करेंगे। सालिया फ्रिज में से 2 जगह फ्रूट चाट और 2 जगह सलाद बनाकर रखती है कि अक्की बोल गया था कि भाभी जी सलाद और फ्रूट चाट हमें भी दे दीजिएगा, मेहरबानी होगी। सालिया ने मुस्कुराकर अच्छा में सर हिला दिया। माजी घर में माँ बाप की इकट्ठी 2 लाशें। उन्होंने आने से तीनों बहनें नीम पागलों की तरह रोई और चिल्ला रही थी। उनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। आज सुबह ही आमना बेगम और इकराम साहब करीब से गांव में अपने किसी अजीज के फोत हो जाने का सुनकर गए थे। उनका प्रोग्राम शाम तक वापस आने का था, तो इसलिए वह बच्चियों को घर पर छोड़ गए थे कि अनिला और मलिहा के टेस्ट हो रहे थे, तो साथ वाली हाला बतूल को बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर गाँव आ गए थे। वापसी पर अकरम साहब तेज गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे कि घर पर बच्चियां अकेली हैं, तो ब्रेक खराब होने से गाड़ी रुकती नहीं और एक ट्राले से टकरा गए और वो दोनों जाए हादसे पर वफा पा गए। किसी ने मोबाइल पर मौजूद मकसूद का नंबर, जो कि कॉल लॉग में था, उस पर फोन करके उन्हें हादसे की इतला दी। घर में एक कोहराम बरपा हुआ था। सब लोग रोती बिलखती हुई तीनों बहनों को दुख से देख रहे थे। मोहल्ले वाले जानते थे तीनों को बाप ने बड़े लाड से पाला था। वो बोलते थे कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, इसलिए 3-3 रहमतें नाज़िल फरमाई है और अपने बच्चियों को खुश रखते हुए उनके नाज नाले उठाते हैं। इसलिए तो वह किसी का संभालने से भी संभल नहीं रही थी कि इन शहजादियों को जैसे किसी ने आसमान से जमीन पर पटक दिया। तभी तो इन चारों ओर आंधा ही तभी तो इनने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उन्हें इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बीबी साले ने उठकर अलमारी से पैसे निकालकर छोटी हाला को दिया। किसी से पैसे मांगकर मेरे वालिदैन का कोई काम नहीं करना, उनके तमाम के तमाम काम उनके अपने पैसे से करने हैं। वो पैसे चाहिए हो तो और ले लीजिएगा। घर के अंदर के सारे काम साले ने खुद संभाले थे कि वो अपने बाबा के बेटे थे।
नम आंखों को दुपट्टे से खुश करती जा रही थी और काम करती जा रही थी कि अब तो वो अपनी दोनों बहनों की माँ बाप भी थी। इन जिम्मेदारियों ने उसे हिम्मत दी थी। तदफीन के बाद रिश्तेदार आस्ता आस्ता जाने लगे और जनाजे के अगले रोज दुआएं माफरत करके सब चले गए कि जवान बेटियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर न आ पड़े, जो कि कोई भी ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। हाला राबिया उनने अभी वहीं पर थी और परेशान थी कि किस तरह अपने हामद से बोले कि बच्चियों को साथ लेकर चलो कि तीनों खूबसूरत और जवान है, अकेली कैसे रहेंगी, जमाना बहुत खराब है और लोग क्या कहेंगे कि कैसे लोग हैं, जवान बच्चियां अकेली छोड़ गए। यही सोचकर वह बच्चों के पास बैठती है। खामोशी से आंसू बहाती कि उनका बेटा फरहान अंदर आकर अपनी माँ से बोला, चले मामा पापा कह रहे हैं वक्त से निकले ताकि घर रोशनी में पहुंच जाए, और बोला वो कह रहे हैं बच्चों के साथ फोन पर राब्ते में रह लीजिएगा, हाल चाल पूछ लीजिएगा। हाला राबिया अपने हमद की बात का मतलब समझकर बच्चों के साथ नहीं लेकर जाएंगी शर्मिंदा हो गई। ये सतने मोमना को रोज यहाँ आने पर मजबूर करती है। इश्क तो किस रंग का दिखता है, हर किसी को दिखता है, या बस उसे दिखता है जिसे तू होता है। मुझे तुझे देखना है जिंदगी में एक बार जरूर, किसी को इश्क में तड़पते हुए तो देखूं तो कैसा महसूस होता है। नीचे मोमना लिखती है, इश्क दिखता है मशकूक की आंखों में, तू जांग तो सही मेरी आंखों में, तुझे हिजर मिलेगा इन आंखों में, उनमें वसाल की तमन्ना भी होगी, तेरे आने की खुशी होगी, मेरी आंखें तुझे झूम रही होंगी। मोमना हाले दिल तो लिख देती है पर नाम नहीं लेती कि वो चाहती थी कि इश्क उसे खुद ढूंढे, पर उसके इश्क ने अभी तक ये पढ़ी नहीं थे। नाजुक शानों सांवले रंग पर तीखे से नकोश की 20 साल लड़की, जो कि कमजोर होने की वजह से 16-17 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, अम्मा सानी अंदर आई और खुशी से लबरेज आवाज और चमकती हुई आंखों से शानू को तकते हुए बोली, हवेली के छोटे हान दिलावर अपनी पढ़ाई के पहले साल में पास हो गए हैं और बड़ी मालकन सरी बीबी बहुत ही खुश है। तो बड़ी मालकन ने इसी खुशी में सब मुलाजमी में राशन तकसीम किया। वजीर शानू को देखता है और फिर अम्मा सानी को देखकर बोला, अम्मा जी आपका तो लिस्ट में लिखा कि बेवा है और अकेली है। तो ये वो शानू को सवाल से देखता हुआ अम्मा सानी से मुखातब हुआ। अम्मा सानी वजीर से बोली, कोई बात नहीं यहाँ, हम दोनों इसमें पूरा महीना गुजार लेंगे, कुछ नहीं होता। तो वजीर बोला, नहीं अम्मा जी, इनका राशन आपको अलग मिलेगा। पुजिया कहकर सौदे का थैला अंदर ले आया तो उसकी नजर चापा पर बैठी हुई बच्ची पर गई। वजीर अम्मा को देखता है तो वो बोली, ये कायनात है, मेरी बेटी शानू की बेटी है। वो बूम डांपे हुए खड़ी शानू की तरफ इशारा करके बोली, और वजीर इनके इंकशाफ पर हैरान रह गया कि वो तो उसे छोटी लड़की समझा था, कवारी। उसे ऐसे महसूस हुआ कि वो शादीशुदा है। वजीर माँ जी से बोला, तो फिर तो उसका हामद भी यही होगा। तो अम्मा सानी फीकी हंसी हंसकर बोली, नहीं वो यहाँ नहीं रहता, उसने मेरी बेटी को बच्ची की पैदाइश की वजह से तलाक दे दिया। उसका ख्याल है कि लड़की का पैदा होना मेरी बेटी का कसूर है, इसलिए मेरे साथ यहीं रहती है। वजीर हैरत से इस लड़की को तकता है जो वजीर को अपनी जन्म देखता पाकर नजरें झुका गई, जैसे वाकई इस बच्ची की पैदाइश में उसका एक कसूर है। वजीर को दुख होता है कि इतनी सी उम्र में उस पर इतनी मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं। वो बोला, फिर तो आपको उसका राशन अलग और बच्ची के लिए दूध भी मिलेगा, वो मैं सुबह पहुंचा जाऊंगा। अम्मा वजीर को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक गई। देरी दुआओं के साथ ही उसे रुखसत करके दरवाजा बंद करके वापस अंदर आ गए। अम्मा शानो से बोली, शानो इजाजत से दिलावर खान के लिए रोज खास दुआ करनी है, रब उन्हें लंबी हयाती दे और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। हम गरीबों का एहसास करते हैं, अल्लाह बड़ा करे मेंशन वालों का, हम गरीबों का बहुत ही एहसास करते हैं, रब सोना उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन। अम्मा सानी शानू को बताती है कि वजीर जिगरी जार है दिलावर खान का, कुछ अरसा ही हुआ है मेंशन के काम संभाले हुए, पहले दिलावर खान के साथ ही पढ़ता था। वो क्लास तो नहीं जानती थी कितना पढ़ा है, पर बोली बहुत पढ़ा है। वो चमकती आंखों से मुस्कुराकर शानू को बताती है और दिलावर खान बस इस पर एतबार करते हैं, घर की बच्चियों का उन्होंने शायद किसी काम में भी जाना हो, वजीर के साथ ही जाती हैं। वो वजीर से पर्दा भी नहीं करती। मनाहिल पे भी बहुत ही नहड़े वाली है, बस वो लाला नहीं बोलती, बाकी सब बीबियां वजीर को लाला बोलती हैं। वजीर सबको बीबी ही बोलता है। वह ख्यालों में कोई धीमी आवाज में वजीर की तारीफों के पल बांध रहे थे और साथ साथ ही गोद में लटी कायनात को थपक रही थी कि वो सो जाए। वो भी ऊँग रही थी, जैसे बस नानी के आने का इंतजार ही कर रही थी। फिर झटपट सो गई। अम्मा सानी बोली, वजीर इलाका बहुत ही अच्छा है और शराफत में अपनी मिसाल आप है, तभी तो उसे घर के अंदर लेकर आए थे, किसी की बेटी पर बुरी नजर नहीं रहता। शानो अच्छा बोलकर एक लंबी सांस खारिज करती उठ गई
और वजीर की घूरती हुई नजर याद करके उससे बोली, मुझे तो घूरे जा रहा था। कहकर थैला खोल दिया कि देखे कि राशन में क्या क्या है। अगले रोज वजीर मासी सानी के घर एक और राशन का थैला छोड़ गया और बोला, दूध वाला लगवा दिया, रोज लीटर दूध पहुंचा जाएगा, पैसे मैं दे दिया करूंगा। और अपनी जिंदगी में गुम रहने वाली लड़की को बार बार देख रहा था। उसे ऐसा करने पर उसका दिल मजबूर करता है। वो अपने दिल के हाथों मजबूर ऐसा करने पर मजबूर था और दिल की इस कैफियत पर हैरान था कि वह सर खुजाता हुआ बोला, राशन बाप में भी मिलता रहेगा, कोई काम करना चाहो तो बता दो, सिलाई सेंटर है अपना, वहां लगवा दो। शानी के लबों को मुस्कुराहट छू गई, उसकी आंखें हीरों की तरह चमकने लगी। काम मिलने की खुशी में मैं और बच्ची उसके भी साथ होंगी, ये जानकर वजीर जानता था कि एक गरीब के लिए रोजगार की कितनी अहमियत है। वजीर बोला, करना है काम? क्या काम चाहिए? वो सर हिलाकर बोली, हाँ चाहिए काम। वजीर बोला, अच्छा मैं कल मासी को बता दूंगा जो हिसाब किताब। शानो अच्छा में सर हिलाकर घर का दरवाजा बंद कर गई, ये देखे बगैर कि आज भी वजीर उसे मसलसल गौर से देख रहा था। शानो सामान लेकर खुशी खुशी अंदर किचन में आ गई और थैले को चूमकर बोली, अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक तू ही रोजी रसा है कि तू हमको भूखा नहीं मरने देगा। वो अम्मा का इंतजार कर रही थी कि उसे बताए कि उसे काम मिल गया है, अब से वो अपने और अपनी बेटी के खर्चे खुद करने के काबिल हो जाएगी। उसने सोच लिया था कि मेहनत करनी होगी जिंदगी गुजारने के लिए। वो सोचकर मुस्कुराती है कि अब वो कायनात को पढ़ाएगी भी ताकि वो अपने आप संभाल सके, किसी के मोहताज ना हो कि रोटी के लिए जुल्म सहे और जिंदगी से अपने औरत होने से नफरत करे। वो उसे उसके पैर पर खड़ा करके ब्याहेगी, ये सोच लिया था उसने ताकि उसकी बेटी इन हाल में ना हो जिनमें वो आज थे। साथ वाले घर से नगो और शानो दोनों सिलाई सेंटर इकट्ठे जाने लगी। वहां बहुत कुछ सिलता था। पहले पैर शानो ने तकियों की ओवरलॉक का काम करना शुरू किया, फिर मैनेजर ने अपने कपड़े गिनती करके लिखने पर लगाया। वो शानो को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था। नियत का खोटा इंसान उसे धीरे धीरे अपने चुगल में फंसा कर कुछ और भी काम करवाना चाहता था। उसका ख्याल था, शादीशुदा है, मजबूर है, पैसे के लिए अपनी अजमत भी फरोख्त कर देगी, उसे भी खुश कर दिया करेगी और कुछ इजाफी रकम भी बना लिया करेगी। राना की नजर तो कायनात पर भी थी कि हो सकता है कि यह सिलसिला जारी रहे। बहुत दूर था। धीरे धीरे शानो काफी काम करने सीख गई, खुशहाली भी आने लगी। पेट भर का खाना खाने से चेहरे पर रौनक भी आ गई थी और कपड़ों में से छेद भी खत्म होने लगे थे। शानो ऑफिस में बैठी परेशानी से हाथ मल रही थी। सर राना के दांत में से 1 लाख रुपया गायब हो गया था, जिसकी वजह से 6 लोगों को शक की बिना पर रोक लिया गया, जिनमें 5 मर्द और एक औरत शामिल थी। उसे यह तो इल्म था कि वो चोर नहीं है, पर इस वक्त परेशानी जहाँ पर सिलाई सेंटर में अकेले रह जाने के थे। क्योंकि शानो को अपनी इज्जत बहुत ही अजीज थी, वो परेशानी में रोने लगे। जब सामने बैठे राना ने चेहरे पर मकरूम मुस्कुराहट लाकर बोला, अभी तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। वो झटके सर उठाकर देती है, उसकी आंखें बरसने लगी और वो अपनी चादर को मजबूती से पकड़कर सर नफी में हिलाने लगे। अम्मा सानी सिलाई सेंटर के बाहर अपनी नवासी कायनात को गोद में लेकर परेशान बैठी थी कि क्या बात है कि अभी तक शानो बाहर नहीं आई। बाकी सब लड़कियां तो छुट्टी के बाद घरों को चली गई थी कि उनसे जरा फासले पर वजीर की जीप रुकती है। वो धूप का चश्मा उतारता हुआ मासी के पास आता है और बोला, है मासी, अभी तक यही हो, घर नहीं गई? मासी जो मसलसल सिलाई सेंटर के दाखिली दरवाजे को देख रही थी, चौंको वजीर को तकती है और परेशानी से बोली, वो वजीर बेटा, अभी तक शानो को छुट्टी नहीं मिली, बाकी सब लड़कियां चली गई है। वजीर शहर आज जा रहा था, उसे रास्ते में याद आया कि डिलीवरी वाली रसीदें तो सेंटर से लेकर नहीं आया, जिसके बगैर शहर जाना फजूल था। वो शहर की हदूद को छोड़ता हुआ वापस जीप मोड़ता है। उस सिलाई सेंटर में से डिलीवरी रसीदें लेने आ जाता है कि दूर से ही उसकी नजर मासी सानी पर पड़ती है, जो छोटी बच्ची को गोद में लिए सेंटर के बाहर फूलों की क्यारी की बनी हुई बैठी हुई थे। राना को इल्म था कि वजीर शहर चला गया हुआ है और अब तक वो पहुंच भी गया होगा। राना को यकीन था आज वो शानो को अपने जामे फंसा लेगा और आज वो उससे खुशी और सुकून हासिल करेगा, कारोबार की इब्तिदा कर लेगा। इसके लिए वो अभी शहर में एक मुतवसत तबके के इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले चुका था। वो शानो की तरफ बढ़ता है कि लाओ मैं हूँ तुम्हारी तलाशी लूं। राना 2 कदम आगे बढ़ता है, जबकि शानो 2 कदम पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ती है और अपने अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, एक बार घर बाइज्जत पहुंच जाओ, कल से नहीं आऊंगे। राना के हाथ में शानो की चादर उतर कर आ जाती है। वो दरवाजे से टकराती है और हैंडल टूटने की कोशिश करती है कि दरवाजा खुद बाहुद खुल गया और शानो वजीर के चौड़े सीने से टकरा गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो खौफ से कांप रही थी, चिल्लाने लग गई और वजीर के सब देखकर शानो को अपनी बाजू से घेरे में लेता है और धीरे और दूसरे हाथ से पिस्तौल निकाल कर
राना पर फायर कर देता है। वजीर बगैर कुछ देखे सुने हुए फायर राना की टांग में मार गया। गोली के चलने और राना की दर्द से बड़ी हुई चीखों पकार कि मुझे क्यों मारा हान, मैं तो स्टोर की तलाशी ले रहा था, मेरे दफ्तर से ₹1,00,000 गायब है। अब शानो और जोर से कांपने लगी और गिर ना जाए वजीर की कमीज गले से पकड़े खड़े थे और रोते हुए मसासा गर्दन में नफी लार दी। वो सर उठाकर बोली, नहीं हान, मैंने चोरी नहीं की, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो वो ये बोलते ही बेहोश हो गई थी और वजीर अपने वर्कर को राना की तरफ इशारा किया और बोला, इसका इलाज करवा, चोरी डालकर जेब में करवा दो, बाकी मैं देख लूंगा। मासी सानी भी गोली की आवाज सुनकर तेजी से अंदर आई और बेहोश शानो को देखकर घबराहट से हिकलार कर बोली, शानो को क्या हुआ है? हाला राबिया सालिया पर एक शर्मिंदा सी निगाह डालकर सर झुका गई। उनके अनगिनत आंसू गालों पर वाह हो गए थे, जिन्हें आगे बढ़कर सालिया ने साफ किया और बोली, हाला फिक्र नहीं करना, मैं राब्ते में रहूंगी और हम कहीं जा भी नहीं सकती कि दोनों छोटियां यूनिवर्सिटी जाती हैं। हाला राबिया बोली, पर सालिया लोग क्या बोलेंगे, कितने बेगैरत लोग हैं जो जवान बच्चों को तनहा छोड़ गए हैं। सालिया बोली, हाला मैं सबको कह दूंगी हम अपनी मर्जी से नहीं गई। हाला तो बहुत ही इसरारकार थी, पर छोटियों की पढ़ाई का मसला है, वो बोली। और हाला आप फिक्र नहीं करें, हम ऊपर वाला कमरा किराए पर दे देंगे, किसी जानने वाले को जिनकी फैमिली हो तो महफूज हो जाएंगे। मैं आपको साथ साथ बताती रहा करूंगी कि सब ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। हम अपने अल्लाह की जिम्मेदारियां हम अपनी अल्लाह की जिम्मेदारियां हैं, वो हमें खुद संभालेगा। हाला बोली, इतनी महंगी पढ़ाई कैसे पूरी करेगी? और फिर रोने लगी तो सालिया बोली, हाला मैं अंकल मकसूद से बात करूंगी कि हमको नफा कम कर दे पर हर माह 10 तारीख से पहले दे दिया करेंगे, सारे बड़े खर्चे 10 से पहले करने होते हैं, राशन बिल फीसें वगैरह। सालिया हाला को हौसला देते हुए बोली, और अम्मा का हम तीनों बहनों की शादी के लिए बनाया हुआ काफी जेवर है, तरीके से चलकर और ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर हम पढ़कर नौकरियां तक पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह ताला। मेरा बीए तो मुकम्मल है, जॉब ढूंढती हूँ, आप परेशान ना हो और ना रोएं। वो हालांकि बहते हुए आंसू अपने हाथ से साफ करते बोली, हम आपकी मजबूरियां समझती हैं, चलें चुप हो जाएं और मुस्कुराती हुई जाएं ताकि हम मुतमिन हों कि आप ठीक हैं। हालांकि बच्चियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने लगे। हालांकि मुस्कुराने पर सालिया हालांकि अपने बाजू से गेड़े में लेकर बाहर घर तक छोड़ने आई। तब हालू जी ने सालिया के सर पर हाथ रखकर रस्मन बोला कि बच्चे किसी चीज की जरूरत हो तो एक बाप की तरह याद कर लेना, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। सालिया भी बोली, जी जी हालू जी, आपसे ही कहूंगी और हमारा है ही कौन, और दुपट्टे के पल्लू से आंखें खुश करने लगे। सालिया को इतनी दूर चमकता हुआ सूरज भी सवा न्याज पर महसूस हो रहा था और ऊपर से उसे झुलसा रहा था, पर वो मुस्कुराते भी इन सबको अल्लाह हाफिज बोलकर अंदर आ गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अंदर आई। सालिया ने अपनी बहनों के लिए अपनी बाहें खोल दी और तीनों बहनें साथ लागकर खूब रोई। सालिया बोली, वाकई ही अपने वादन के बाद कोई भी रिश्ता अपना नहीं होता। खूब सारा रोने के बाद सालिया अपनी बहनों के आंसू साफ करके बोली, आज के बाद हम नहीं रोएंगी, अच्छा ये समझेगी कि माँ बाप है ही नहीं, सारा खानदान मर गया, और तुम दोनों ध्यान से पढ़ो, हर हाल में पढ़ाई मुकम्मल करनी है, उसके लिए हम आम खराजात बहुत ही कम कर देंगे ताकि तलीम मुकम्मल करके किसी अच्छी जॉब तक पहुंच पाए, ताकि जिंदगी आसान हो और मयार जिंदगी अच्छा, ताकि कोई भी मिले भी बल्कि इस खौफ से आए ही ना कि कहीं कुछ मांग ना ले। सालिया ने बहनों को समझाया कि इस वक्त को काटने के लिए हमें तर्ज जिंदगी सादा रखना होगा। रोती भी अनिला बोली, जैसे? तो आप भी रोती भी अनिला का चेहरा अपने दुपट्टे के पल्लू से खुश करके उसके गाल चूम कर मुस्कुराकर बोली, जैसे हम अपने ही घर का बस एक कमरा इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला बड़ा सा जो कमरा है ना उसे किराए पर दे देंगे। आप साथ साथ सालिया मलिया का चेहरा खुश करती चूमती है और बोली, सादा और सस्ती चीजें पकाकर खाएंगे और ज्यादा कपड़े बनाने के बजाय हम अबाया ले लेंगे, उसके नीचे नए नए कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा? तो अनिला फैशन की शौकीन बोली, अच्छा अच्छा आप ही जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करूंगी। वो कुछ अफसुदा हो गई। सालिया दोनों बहनों को बोली, और हाँ, आपसे चेहरा डाम कर घर से बाहर जाना है, यही बेहतर है कि अब हमारी तरफ से हर आंख उठेगी तो ये पर्दा तुम्हारे चेहरे और किरदार की पाकीज़गी की हिफाजत करेगा, लोगों की गंदी नजर से बचाएगा। अनिला आंखें साफ करते हुए सर हिलागी। अच्छा? तीनों बहनें हौली हौली हिचकियां ले रही थी और अपने अंदर लाले में बता दी मौजूदा हालात में जीने का उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब पढ़ाई उनके लिए किस कदर जरूरी हो गई है। सालिया आपी ने उठकर मेज पर खाना लगाया और बोली, चलो खाना खाओ और सर दर्द की दवाई खाओ और चाय पीती हैं और आराम करती हैं ताकि दिमाग सुकून में आए और आगे का लाइला अमर तरतीब दे। अंदर से तो सालिया भी खौफजदा थी कि कैसे
3 जवान पहने रहेंगे। फिर हुद्दी जरेला बोली, अल्लाह मालिक है, और चाय पीने लगी और दरवाजे को अंदर से ताला लगाकर कमरे के दरवाजे को भी ताला लगाकर सोने के लिए लेट गए। ये सोच करके अगर कोई आया भी तो दरवाजा नहीं खोलेंगे। बहुत कुछ सोचती सालिया अनिला के बालों में उंगलियां चिलाती चिलाती न जाने कब सो गए। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। आपी ने 3 कप चाय के बनाई और सबने साथ रास खाए और मलिया और अनिला यूनिवर्सिटी चले गई। घर से निकलते ही मोहल्ले के लड़के जो कि रास्ते में खड़े थे उनमें से एक ने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया, जब तक कोई रंगीन सहारा ना हो वक्त काफर जवानी का करता नहीं। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। सब हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे कि उनका कोई नहीं है जो हमें कुछ कह सके। अनिला ने मलिया का हाथ मजबूत से पकड़कर तेजी से चलना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि मलिया डर रही होगी। मलिया और अनिला दोनों जल्दी जल्दी स्टॉप तक पहुंचे और यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस के आते ही अपनी अबाया संभालती बस में सवार हो गए और मुड़कर देखा कहीं लड़के पीछे तो नहीं आ रहे। अपने पीछे किसी को नाता देखा मलिया ने सुकून की सांस ली और डुबडुबाई आंखों से अपनी छोटी बहन को देखा जो मुस्कुराकर साथ के लड़के से दुआ सलाम कर रही थी। तब मलिया चुपके से आंखें खुश कर गई। जीना तो सीखना होगा ना, रहना तो इसी मुआशरे में है। मलिया अपने आप को समझाने लगी, मलिया जल्दी ना घबराया करो, अभी तो पढ़ रही है ना, फिर तुझे जॉब भी करनी है, इसी साल में तुझे रोज सड़क पर निकलना है। घबराएगी तो ये लड़के और शेर हो जाएंगे, तो अपने आप को मजबूत बनानेगी। यूनिवर्सिटी की गेट से सीधा हाथ मोड़कर मलिया अपने डिपार्टमेंट की तरफ आ रही थी कि क्लास की मंचूर के टोले में बैठी हुई पिंकी ने आवाज दी, आज जाओ मलिया, थोड़ा फन हो जाए। ये बोलकर उसने हाथ में बकरी सिगरेट से कश लेकर दुमे के सर्कल बनाए और खुद ही हंसने लगी। उसकी हंसी में बाकी लड़के लड़कियों का कहका भी शामिल था जो यूनिवर्सिटी की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं। घरों से दूर बेफिक्र कि यहाँ पर कौन सा कोई उनको देख रहा है। दूसरे शहरों से आने में लड़कियां बेबाक ड्रेस पहनकर अपने आप को मॉडर्न जाहिर करती और लड़के उनकी इन बातों का फायदा उठाते। मलिहा नौफल और पिंकी को साथ टेक लगाए हुए बैठे देकर बोले, नहीं पिंकी शुक्रिया, मुझे लाइफ एंजॉय नहीं करनी, मैं पढ़ने आई हूँ, बोलकर लाइब्रेरी की तरफ चल दी। जिसे दूर तक जाते हुए नौफल ने गुस्से से देखा और दिल में बोला, बड़ी आई शरीफ जादी, 2-4 नोट सामने फेंके तो बिस्तर तक पहुंच जाएगी। वह सर झटका सिगरेट के कश लेने लगा और कुछ देर बाद ही सब क्लास में आ गए। क्लास लेने जहाँ पर मलिया पहले ही मौजूद थी जो कि साथ वाली लड़की से कुछ जरूरी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। मलिया की सफेद उंगलियां बुक पर लफ्जों के नीचे चलती जा रही थी और मलिया का सफेद मेहरूती उंगलियों वाला हाथ देकर नौफल के अंदर आग बढ़ गई और उसे मलिया की तलब महसूस होने लगी। वो जाकर सीपा बैठ तो गया था पर बहुत ही बेकरार सा उसका दिल मलिया के हाथों को चूमने का कर रहा था। और अभी बहुत कुछ सर की क्लास में आने पर सबकी तवज्जो सर की तरफ मबूस होगी। नौफल की बेट साहलिया भी नौकरी की तलाश में घर से निकली, सोचते हुए कि वापसी पर अंकल मकसूद की तरफ से भी चक्कर लगाऊंगी कि उनसे भी फैसला हो जाए कि हर माह कितनी रकम जरूर मिल जाया करेगी। नौकरी ढूंढने निकली साहलिया भी थकियारी वापसी पर तंदूर से 1 प्लेट सालन की और 3 रोटियां ले आई कि आज खाना बनाने की हिम्मत ना थी। रोती सालिया किचन में रोटियों को हाटपाट में रखकर सालन को फ्रिज में रखकर खराब ना हो जाए और साले को हिसाब लगाकर अंदाजा हुआ कि घर में 3 लोगों का सालन बनाना महंगा पड़ता है, इसलिए वो सोचने लगी कि इस तरह रोज रात को 1 प्लेट सालन मंगवा लिया करेगी और जॉब से आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाया करेगी। चीजें रखकर वो फिर से रोने लगी। वो आज अंकल मकसूद के ऑफिस बात करने गई थी कि खर्चा वक्त पर मिल जाया करे तो बड़ी ही मदद हो जाएगी। वह बात करने गई थी अंकल से कि अब पापा के हिस्से का काम भी अब से आपने करना है, इसलिए आप बेशक मुनाफा कम दे दिया करें पर 10 तारीख से पहले दे दिया करें कि तमाम बड़े खर्चे 10 से पहले आ जाते हैं। आज अंकल मकसूद के तेवर ही कुछ और थे। मकसूद अंकल बोले, एक तो तुम मुझे आज से अंकल नहीं बोला, मुझे तुम्हारे मुंह से अंकल सुनना अच्छा नहीं लगता। और वह हबासत की हंसी हंसते हैं और अबाया में लिपटी हुई सालिया का जायजा ले रहे थे और हाथों से अंदाजा लगा रहे थे कि वह खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है। वो ललचाई हुई नजरों से साले के हाथों को देखते हुए सोच रहे थे कि हाथ इतने खूबसूरत हैं तो खुद कितनी बेमिसाल होगी। और साले जो कि हर चेक किन शर्तों पर मिलेंगे बताने लगे और जो बातें वो कर रहे थे वो बातें सुनकर साले सख्ते में आ गए। वो झटके सर उठाकर अंकल मकसूद को हैरान परेशान नजर से देखती है कि उनके होंठ बगैर आवाज की हरकत करते हैं। अंकल, ये कभी नहीं हो सकता। अंकल भी आगे से कुछ बोल रहे थे पर अगले ही लम्हे उसे खौफ ने जोड़ ले। वो नफी में साहिल लाती बौखलाकर वहां से भागकर बाहर आ गई और तेजी से सीने उतरती हुई बाहर की तरफ लपकी और बस स्टॉप पर खड़ी अपने रूट की बस में सवार हो गए। वो बार बार मुड़कर देखती रही कि कहीं अंकल पीछे आ तो नहीं रहे। वो अपने चेहरे पर पसीना महसूस करती है और इधर उधर देखती है कि लोग उसको देख तो नहीं रहे कि वह बहुत ही घबराए हुए थे। उसे अंकल मकसूद की बातें याद आती हैं जो उन्होंने
बोली थी, और आज वो जिन खलीस नजरों से सालिया को देख रहे थे उसे सालिया को गिन रहे थे, और इनके लिबास पर्चियां बनकर उसके लिबास को तार तार काटते, उसके बढ़ना जिस्म में भी पेवस्त होकर छेद काटते। वो अपने कानों पर हाथ भी रख रही थी और लफ्जों की पास कर फिर भी सुनाई दे रही थी, अगर हर्चा चाहिए तो मेन गेट की चाबी मुझे दे दो, खुश और खुशहाल रहोगे। याद करके शर्म से पानी पानी हो रहे थे कि एक बाप की उम्र के आदमी की नजरों में मैं बेटी नहीं, एक जवान जिस्म हो जिसे वह किसी भी शरीर रिश्ते के बगैर हासिल करना चाहते हैं। आंसू शर्मिंदगी से थम नहीं रहे थे। रो रो कर थक कर वो एक सूट लेकर शावर लेने चले गए कि दोनों छोटियों के आने का वक्त हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि छोटी बहनें भी परेशान हो। वो बात सुखा रही थी कि मेन गेट की बेल हुई और सालिया के दरवाजा खोलने पर दोनों अंदर आकर बुलंद आवाज में अस्सलाम वालेकुम बोली। वजीर उसे गोद में उठाता बोला, कुछ नहीं हुआ मासी, मेरे साथ आए। अस्पताल में ड्रिप लगने के बाद शानू को होश आए तो वो रोने लगी। वो रोते हुए माँ को देती है। अम्मा शानू के गालों से आंसू साफ करके बोली, शानू जवान औरत बगैर मर्द के गैर महफूज है, इसीलिए अल्लाह तआला ने बाप भाई हामद और बेटा बनाया। तेरे पास इन रिश्तों में से एक भी रिश्ता नहीं है और तू इज्जत से जीना भी चाहती है तो एक रास्ता है। ये बोलकर अम्मा खामोश हो गई। अम्मा की गोद में सोई कायनात के हाथ को अपने हाथों में लेकर नरम उंगलियों से उसके हाथ को छूती हुई शानो अम्मा को हैरत से देती है और बगैर आवाज के लब हिलाती है। कौन सा? अम्मा कायनात को शानो से साथ बैठा कर पैर पर लिटाकर बोली, तो शादी कर ले शानो, शादी कर ले। शानो झटके से उठ बैठी और बोली, अम्मा क्यों कमलों वाली बातें कर रही है? मुझे मेरे पहले हामद ने अपने बच्चे के साथ नहीं रखा, अब कोई और क्यों कबूल करेगा? वो बात जारी रखती हुई बोली, अम्मा मुझे लगता है कि मुझे गंदगी की दलदल मुझे निगल लेगी, पर मैं ये बता दूं वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं मर तो जाऊंगी पर इस दलदल में नहीं उतरूंगी। वो राना की गलीस नजर याद करके फिर रोने लगी। अम्मा बोली, तो अगर कोई तुझे इस बच्ची के साथ कबूल कर ले तो क्या तू शादी कर लेगी? वो आंसू से भरी हुई आंखों से अम्मा को तकती हुई बोली, मेरी कमली माँ सपने ना देख, हकीकत में जी। वो बोली, अम्मा कल से मुझे साथ मैंशा ले जाओ, वहां तो हम तीनों महफूज होंगी ना। अम्मा ने रवा आंसू को रोकने की कोशिश नहीं की और बोली, बता तो रही हूँ शानो, जवान औरत कहीं भी महफूज नहीं है। वहां पर जितने मर्द मुलाजम है ना, पास से गुजरती हुई लड़कियों को इधर उधर चुटकियां काटते हैं, अंधेरे में दबोच लेते हैं, उन्हें दांत काटते हैं। वो जानते हैं कि ये मजबूर है। शानो के रोने में तेजी आ गई थी। वो बोली, तो बता कहाँ महफूज है औरत? मासी सानी आशा आवाज में बोली, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर अगर तू शादी के लिए मान जाए तो मैं गारंटी देती हूँ तुम महफूज हो जाएगी। वो बात जारी रखते हुए बोली, वजीर तुझसे शादी करना चाहता है, कहकर अम्मा आज से शानू को देती है और शानू हैरत से फटी हुई आंखों से अम्मा को देखती जा रही थी। उसने सुनी बात का भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर बाद शानू बोली, अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? कहाँ वो बाबू, कहाँ मैं तो उसके जूते की हाथ को भी नहीं पहुंच सकती। वो तो मुझसे करोड़ों दर्जे अच्छे रिश्ते का हकदार है। वो खुद कलामी के अंदाज में बोल रही थी, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, जवान है, कवारा है, पैसे वाला है। ना अम्मा ना। वो दीवानों की तरह साथ लाती अपने पानी से बड़ी हुई आंखें ढककर साफ करते हुए बोली, ये उसके साथ ज्यादती होगी। ना ना अम्मा ना, ये मुझसे नहीं होगा। अम्मा की आहिस्ता आवाज शानू के कानों से टकराई, ये थरादी काले शानो, वो राजी है, उसने ये बात खुद की है। काले शानो मुझे सुकून से मरने दे, वरना मेरी रूह यहीं कहीं भटकती रहेगी। ये बोलते ही मासी सानी बेहोश होकर बेड पर गिर गई और शानो की चीख नुमा आवाज, अम्मा क्या हुआ? वजीर को अंदर की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद अम्मा ऑक्सीजन मास्क लगाए मुश्किल से सांस लेती शानो को देखकर अपना हाथ शानो की तरफ बढ़ा गए। शानो अपना हाथ माँ के हाथ में देती है। अम्मा। वो हाथ वजीर के हाथ पर रखकर शानो दुनिया से छोड़ गई थी। तदफीन के बाद मेहमानों के जाते ही वजीर घर में दाखिल हुआ। उसके साथ ही नकाह हमा और महल्ले के चंद लोग थे। नकाह की रस्म सादगी से अदा की गई। शानो माँ की रूह को सुकून और दुनिया के खलीस नजर से बचने के लिए नकाह किसी भी एतराज के बगैर कर लेती है। साथ बैठी सहेलियां और साथ वाली मासी बोली, शानो तू कितनी खुश नसीब है ना। वो हैरत से फटी आंखों से देते शानो से बोले। वो कुछ और बोलती। वजीर के कमरे में दाल होने पर सब उठकर अपने घर चले गए। वजीर शानो से बोला, क्या प्रोग्राम है, घर चलें? शानो बड़े ही धीमे लहजे में बोली, हाँ जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेबस माँ की खुशी के लिए निकाह कर लिया, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं आप यहाँ भी आपके नाम के साथ ही महफूज हूँ, अब मुझे कोई भी डर नहीं है। वह बरसती हुई आंखों से वजीर को देखकर सर झुका गई और धीरे धीरे बोले, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे और मेरी बेटी के लिए आपका नाम का साथ ही बहुत है। बच्ची मैं पाल लूंगी, मेहनत मजदूरी करके मेहनत की मैं आदी हूँ। पहले ससुराल में मेहनत भी करती थी, मार भी खाती थी, भूखी भी रहती थी। अब कम से कम मार तो नहीं पड़ेगी ना। मेहनत करने की मैं आदी हूँ। हाँ बस किसी बाइज्जत नौकरी का बंदोबस्त कर दें तो मेहरबानी होगी।
शानो बोली, और आपको मेरी तरफ से दूसरी शादी की इजाजत है। आप अपने जैसी जीवन साथी ढूंढ कर शादी करना। वो बेहुदी में बोले जाती, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और हंस हंस कर बोली, खुशकिस्मत भी हो, मेरी इतना बात नसीब ना हो। वो बोले जाती और वजीर आज उसे बगैर पर्दे के देख रहा था, जैसे 14वीं का चांद अचानक बादलों से निकल आया हो। वजीर पास बिछी हुई चापा पर बैठ गया और बोला, शानो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता। तुम इज्जत हो मेरी। लोग क्या कहेंगे कि बीवी को यहाँ पर फेंक गया। तुम मेरी इज्जत रख लो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये सुनकर शानो उठ दिया, कमरे की नुक्कड़ पर पड़े हुए टूटे बक्से में से अपने चांद चोरे बैग में डाल दिया और एक कढ़ाई वाली चादर ओढ़ दिया और बाहर जाने के लिए पलटी है कि कायनात को उठा ले, तो देखती है कि वजीर पहले ही सोई हुई कायनात को कांधे से लगाकर बाहर गाड़ी की तरफ चला गया और शानो ताला लगाते हुए उसकी पैरवी कर गई। वजीर अपने घर का ताला खोकर शानो को अंदर आने का इशारा करता है। हैरान परेशान शानो बिस्मिल्लाह पढ़कर एक खूबसूरत घर में आ गई। घर की खूबसूरती देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। गेट से दाखिल होते हुए सफेद और ग्रे मार्बल का फर्श उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। घर और घर की सजावट शानो देखकर हैरत से खुले मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय अल्लाह, इतना खूबसूरत घर। वजीर सामने की दीवार के साथ बने कमरों के ताले खोल कर बोला, ये आपका कमरा है, यहाँ पर आराम करे। पीछे सीधे हाथ की तरफ किचन है, रात को कुछ भी चाहिए ले लेना, फ्रिज में दूध भी होगा। और जरा बुलंद आवाज में अपने कमरे की तरफ इशारा करके बोला, ये हमारा कमरा है, जब इस घर को और मुझे अपनाना हो आ जाना, दरवाजा खुला है और रहेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की अलमारी से रात के सोने वाले कपड़े लेकर, शावर लेकर, टी शर्ट और ट्राउजर पहनकर सोने के लिए लेट गया। शानो कमरे में आकर खूब रोने लगी। उसकी आवाज साथ ही कमरे में वजीर भी सुन रहा था, पर उसने आकर उसे चुप नहीं करवाया कि रोएगी तो ठीक हो जाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। मलिया और अनिला घर में दाखिल होकर आपी को सलाम करके अपने अबाया के बटन खोलती हैं। साथ साथ बातें करने लगी। आपी जल्दी से पानी लेकर किचन में चली आई कि दोनों के चेहरे से अंदाजा ना लगा कि वो रोई है और परेशान भी लग रही है। पर पानी पकड़ती मलिया आपी के परेशान चेहरे को देखते घबरा कर बोली, क्या हुआ है आपी? मलिया जल्दी से पानी वापस मेज पर रखकर सालिया का चेहरा अपने हाथों में लेकर बेचैनी से तकते हुए बोली, आपी, आपका चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे आप बहुत ही रोई हुई हैं। आपी ये बोली, बस आज घर आई तो घर खाली था, जिसे देखकर अम्मा याद आ गई। बोलकर जान छिड़वा गई थी कि अम्मा याद आ रही है, तो अनिला आपी का चेहरा हाथों में लिए बोली, पर आपने तो बोला था कि अब कोई नहीं रहेगा। आपी फीकी हंसी हंसकर दोनों को बारी बारी देखकर सॉरी बोल दिया और उनकी एक एक चुम्मी लेकर बोली, खाना लाऊं? तो दोनों बोली, नहीं, रात को खाएंगे। अभी यूनिवर्सिटी में मेहरीन की बर्थडे थी, तो वो तो सबको बोली चलो होटल में चलते हैं, पर मैं और अनिला और दो और लड़कियां नहीं मानी कि नहीं, हमको घर से कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए तुम सब जाओ, एंजॉय करो। तो मेहरीन बोली, नहीं, यही यूनिवर्सिटी में हल्ला गुला कर लेते हैं कि सब नहीं आओगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। असल में उसकी बात का मतलब था कि फिर मैं कैसे बताऊंगी कि मैं कितनी अमीर हूँ। और वहीं पर काफी कुछ मंगवा लिया। मलिया बोली, वहां पर हर दूसरी लड़की ब्रांड्स के कपड़े पहनती है और दोस्तों पर खूब खर्चा करती है, ताकि सबको पता चले कि वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है। तो उसने आज काफी कुछ खिलाया। अपनी अमारत का रोब डालने के लिए उसने सबको बहुत कुछ मंगवा कर खिलाया है, शो मारने के लिए कि वो बहुत ही अमीर है, और हमने भी खूब खा लिया कि हम काफी गरीब हैं। ये कहकर मलिया ने अनिला के हाथ पर हाथ मारा और बोला, हम तो रात के खाने की जगह भी समोसे से खा ही हैं। तो जोर से हंसने लगी। ये तकलीफ के आंसू मजाक के आंसू लगे। आप ही दुख से उन्हें देखती है और रुके हुए आंसू जो कि निकल जाने के लिए बेताब थे, उन्हें छुपाने के लिए खाली गिलास लेकर किचन में चलिए। मलिया किचन की खिड़की से, जो कि बरामदे में थी, वहां से किचन में देते हुए खुशी से भरपूर आवाज में बोली, आप ही, मुझे 10वीं क्लास की बच्चियों की ट्यूशन मिली है, अमीर फैमिली की बच्ची हैं, अच्छी ट्यूशन मिल जाएगी। मुस्कुराने लग गई। तो आप ही किचन से बाहर आकर बोली, पर मलिया, तो खुद किस वक्त पढ़ेगी? रहने दे, इस तरह तेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। आप ही बोले, रहने दे, 1 साल की बात है, हम काट लेंगे किसी न किसी तरह। तो मलिया बोली, कोई हर्ज नहीं होता, मैं अभी सो जाऊंगी, बच्चों के आने पर उठ जाऊंगी, उनका पढ़ाकर छुट्टी देकर खुद पालेंगे। वह लाड़ से आप ही गर्दन में बाहर डालकर बोली, कोई बात नहीं आप ही, बस 1 साल की बात है, आसानियां हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी भी बात को समझते हुए हाँ ठीक है सर हिला गई थी और बोली, बेशक अल्लाह मुस्तबिल सबाब है, वो बेहतरियां ही करेगा। और मलिहा का रुखसार चूम गए। अनिला कपड़े लेकर शावर लेने के लिए बाथरूम में गई कि फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेके शाम को खूब दिमाग खपाना है
कि लड़कियों को पढ़ाने पर सुना है कि लाडलियां और पढ़ने का भी शौक नहीं है। उन्हें वालिदैन की कोशिश है कि बस मैट्रिक तो का लें, इसलिए किसी मजबूर के पास पढ़ने डाला है कि वह खूब जान मारकर पढ़ाएंगे, 4 पैसे मिल जाएंगे और कोई रुका हुआ काम हो जाएगा। शाम में दोनों बच्चों ने मलिहा को खूब जिद किया, बोल बोल के कि समझ नहीं आ रही। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट छुपाने लगी। मलिहा समझ गई कि इसने उन्हें सजा के तौर पर बोला, ये 5 बार बैठकर 3-3 बार लिखो, फिर आगे पढ़ते हैं। बच्चियां हैरत से मलिहा को तकने लगी। आपके बाद मुस्कुराने की बारी मलिहा की थी और वो लड़कियों को देखकर बोली, जी, और सिर्फ आधा घंटे में लिखना है, तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है। ये बोलकर वो अपनी किताब खोलकर बैठ गई। मलिहा बोली, अगर काम खत्म ना किया तो छुट्टी बंद तुम्हारी। वो बारी बारी दोनों को देखकर बोली और अपना पढ़ने लगी और लड़कियां जल्दी जल्दी लिखने लगी। इन तीनों को तन्हा रहते हुए कुछ अरसा ही गुजरा था कि एक रात दरवाजा जोर से पीटा गया और आवाज लाई, दरवाजा खोलो, और साथ ही किसी ने घर में छलांग लगाई और उनकी तकदीर और वक्त बदल गया। बाजार की पान शॉप पर कुछ अर्से से 3 बदमाश बैठे नजर आने लगे, जो आने जाने वालों को घूरते रहते, जो सबको बुरे तो बहुत लगते, पर डील डोर में कसरते जिस्म के 6-6 फुट के बदमाशों को कोई ओए बोलने की भी हिम्मत नहीं रहता था, इसलिए बुरे बुरे मुंह बनाकर गुजर जाते। एक रोज सालिया पान शॉप माचिस लेने आई और चाचा से पूछने के क्या किसी किराएदार का इंतजाम हुआ कि नहीं। वह आवाज से ही बहुत ही परेशान लग रही थी, जिसका मतलब था घर के हालात अच्छे नहीं है और 3 जवान लड़कियां तन्हा होने की वजह से वो चाहती थी कि जल्दी ही कोई अच्छी फैमिली मिल जाए। ये तो सुकून हुआ। अभी तो लगता था कि अभी कोई ना कोई छलांग लगाकर घर के अंदर आ जाएगा। इस डर से तीनों की नींद भी पूरी नहीं होती थी। दिन तो गुजर जाता, रातें दवा करते गुजरती कि अल्लाह खैर करे। तो चाचा की दुकान पर अपने साथियों के साथ बैठा शेरा उसे गुड़गुड़ कर देखने लगा। उसे सालिया अपाया में लिपटी एक शरीफ लड़की लगी, जो उनकी मौजूदगी में घबरा रही थी। पान की दुकान के मालिक चाचा बोले, गुड़िया, अभी कोई एतबारी किराएदार नहीं मिल रहा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई छोटी और शरीफ फैमिली मिल जाए। आज मैशर में सब पूछते कि मनाहिल की तबीयत अब ठीक भी थी और वो यूनिवर्सिटी जा रही थी। नाश्ते की मेज पर मनाहिल अपने ताया जी सिकंदर खान को मुहत्तब करके बोली, ताया जी, आपसे कुछ पूछना था और इजाजत भी लेनी थी। वो बोली, मैं और मेरे दोस्त मिलकर रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करना चाहते हैं। अभी शुरू तो छोटे पैमाने से ही करेंगे, आगे चल गया तो ज्यादा रकम, बड़ी रकम लगा लेंगे। पूछना यह था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। हाकम माल में लेडीज एरिया में शॉप है, आप विजिट कर सकते हैं। क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? वो बात करती कभी ताई जी को देती और फिर कभी अखबार पढ़ते ताया जी को देती। ताया जी अखबार तय करके बोले, हर तो कोई नहीं कर सकती हो, पर मोहतात तय का काम करना है। कागजात साइन करने से पहले मुझे या वजीर को पढ़ा लेना, ताकि फजूल में किसी शर्त में ना जकड़ी जाओ। वो इजाजत मिलने की खुशी में उजरत ने बोली, जी जी, मैं वजीर को दिखा दिया करूंगी। मरीना बेगम तो खामोशी सब कुछ सुन रही थी, पर ताई जी सिकंदर खान को मुहातब करके फौरन बोली, क्या ये दुरुस्त है जो ये करने जा रही है? चाय पीते सिकंदर साहब अपनी बेगम की घबराहट पर मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ हाँ दुरुस्त है, उसमें क्या है, बाहर जाकर देखो, औरत हर शोबे में चली गई है, वैसे भी पैसे का ही नुकसान ही होगा ना, कोई मसला नहीं है, उससे ही सीखेगी और आगे जाकर गलतियां ही करेगी और एक बिजनेस लेडी बन जाएगी। ताई जी कुछ ना समझ जाने के बावजूद भी अच्छा में सही लागी और मनाहिल की चांदनी हो गई कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी वह शहर आती जाती रहेगी। मनाहिल बोली, ताया जी, एक और बात का पूछना था। ताया जी बोले, जी बेटा पूछिए, आप तो मेरी समझदार बेटी हैं। तो मनाहिल ने मुस्कुराकर और उतराकर मोमना को देखा और फिर ताया जी से बोली, क्या मैं शहर वाला घर साफ करवा कर इस्तेमाल कर सकती हूँ? अगर काम में लेट हो जाऊं तो क्या आपको इतला करके वहां पर रुक सकती हूँ? यहाँ से इतवारी मुलाजमी ले जाती हूँ साथ रखने के लिए। ताया जी फिर बोले, हाँ हाँ बेटा जी, ले जाओ, मैं वजीर से बोल दूंगा, तुम्हें इतबारी ड्राइवर भी ढूंढ देंगे कि खुद तो वो तुम्हारे साथ मुस्तकिल नहीं रह पाएगा, उसे काफी काम है। मनाहिल बोली, पर ताया जी आप उसे कह दीजिएगा जब भी मुझे जरूरी काम होगा मैं उसे फोन करूंगी तो वह जरूर आए। ताया जी मेरे से अपना मोबाइल उठाकर बाहर निकलते हैं, कह रहे थे कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए विक्ट्री का निशाना दिखाकर बाहर चले गए। सिकंदर खान याद आने पर पलटे और बोले, आ जाओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। मनाहिल खुशी खुशी अपनी चीजें पकड़ती उनकी पैरवाई करती बाहर चली गई थी। आज जब वो यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाल हुई तो हशाम और अकीका सामने ही खड़े थे। ये तीनों पार्टनर थे इस कारोबार के। मनाहिल खुशी खुशी बोली कि ताया जी मान गए हैं। तीनों खुश हुए। हशाम और जीजा ने भी हाँ पर हाथ मारा, कहा याहो, और तीनों पार्टी करने कैंटीन में आ गए और कारोबार के बारे में डिस्कस करने लगे। कुछ याद आने पर हशाम बोला
क्या तुम रात देर तक काम कर पाओगी? तो वह सर हिलाकर बोली, हाँ हाँ कर पाऊंगी, मैंने यही शहर में रहायश की बात कर ली है, ताया जी से वहां पर मुलाजमी मेरे साथ होंगे। हशाम कमीनी हंसी हंस कर बोला, वाह, फिर तो लेट नाइट पार्टी भी हुआ करेगी। और मिनाल को आंख विंक करके बोला। मिनाल हशाम के हाथ से जलती सिगरेट लेकर एक लंबा कश भर दिया और सिगरेट हशाम को वापस पकड़ाकर आंख विंक करके बोली, हाँ सब कुछ है। और सबने कहका लगाया। शाम देखने जाने के लिए मिनाल टाइट पैंट पर गहरे गले वाली शर्ट पहन दिया और लॉकर जिसमें गोल्डन का रेड नगों वाला दिल की शेप का लॉकर था पहन दिया, जो कि काफी नीचे तक नजर आने की वजह से देखने वाले की दिल को एक बार जोर से जरूर दरकाता था। हशाम का भी बुरा हाल था। इस सफेद सीने पर सूरज दिल का लॉकर देखकर उसकी नजर बार बार वहां पर जा रही थी। उसकी नजरें तो उसे चूम चुकी थी पर लब तलबगार थे। सब हाल में बैठे शाम की चाय पीते कि मुलाजमी ने अंदर इतला दी, बाहर कपड़ों वाली वैन आई है। मनाहल बोली, सारे कपड़े अंदर ले आए और ताली बजाकर बोली, गर्ल्स, ताकि वो मुतवज्जो। मुलाजमी ने बड़े बड़े कपड़ों के बड़े हुए 4 बड़े शापर जमीन पर मनाहल के चार पर उल्ट दिए। मनाहल खुशी के तमतमाते हुए चेहरे से सबको बड़े गरूर से देखकर बोली, गर्ल्स, इनमें से 5-5 सूट तुम सब ले सकती हो। मेरी तरफ से सब भाग कर कपड़ों के ढेर के पास आई और वो उल्ट पड़कर डिजाइन देखने लगी। अनाया एक पैकेट पकड़कर बोली, मनाहिल, तो ये कपड़े हमें अपने कारपर का गिफ्ट दे रही हो? तो मनाहिल ने उतराकर बोली, नहीं, मैं ये कपड़े तुम लोगों को तजर्बे के तौर पर दे रही हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो किस उम्र की खवातीन को क्या पसंद है। वो कांधे चुकागे के बस इसलिए दे रही हूँ। ताया जी बच्ची की बात सुनकर मुस्कुराए कि वाकई उसमें कारबर करने के गुण है। सब सूट पसंद करती। मोमना और नायाब जरीन बेगम को देखा बोली, अगर हमें 5 से ज्यादा सूट पसंद आए तो आप पैसे दे दीजिएगा। और मोमना बोली, हमारी तरफ से भी सेल भी हो जाएगी। वो भी बहन को देखकर सर झटका बोली और कपड़े पसंद करने लगे। मुलाजम ने इतला दी, बीबी बाहर वजीर खान को इफाई लेकर आया है, बोल रहा है कि मनाहिल बीबी को मिलना है। मनाहिल बोली, हाँ उन्हें भेज दो। खान अंदर दाखिल हुआ तो जरी बेगम को देखकर बोला, अस्सलाम वालेकुम बीबी। जरी बीबी ने मुस्कुराकर वालेकुम बोला और साकर जन्मिश दी। खान ने फाइल मनाहिल बीबी को दी और बोला, ये ले, फाइल मुकम्मल है, एक दस्तक मेरे है। सिकंदर बाबा ने कहा है कि केयर टेकर की जगह मैं साइन करूं, किसी प्रॉब्लम में हम कुछ कर पाएंगे। ये सुनकर मनाहिल दिल में बहुत ही खुशी हुई कि यह तो फ्यूचर के लिए और भी अच्छा है। मनाहिल वजीर की केयर टेकर वाली बात सुनकर लापरवाह अंदाज में बोली, चलो ठीक है। और वजीर से बोली, तुम भी 5 सूट ले लो अपनी बेगम के लिए, जब मिले तो दे देना। उसके मजाक पर सब हंस कर वजीर को दे दिया और वजीर लाला क्या जवाब देंगे। तो वजीर भी सूट पसंद करने लगा, जिसका उसे कोई तजुर्बा नहीं था, पर वो ऊपर लगी तस्वीर की मदद से सूट पसंद करने लगा और बोला, मिलेगी क्या? बीबी मिल गई है। मुस्कुराते हुए आराम से बोल गया तो सबने चौंक कर वजीर को देखा। मोमना और नाया कपड़ों से फैलांग कर वजीर तक पहुंची और बोली, सच वीर जी, भाभी मिल गई है क्या? वीर ने मुस्कुराते हुए हमें साइड लाया और जरी बेगम की तरफ देखकर सारी तफसीर बता गया और बोला, अभी निकाह किया है, शादी यार के आने पर करूंगा, निकाह भी दोबारा करूंगा कि मेरा यार भी गवाह हो मेरे निकाह में। तो मोमना और नाया बेसब्री से बोली, पर हमें भाभी से तो मिलवा दें। हान बोला, कल मेरे घर आ जाए, वही है। क्या? चिल्लाने वाले अंदाज में बोलती मनाहिल खड़ी होगी और बोली, तुम तो कह रहे थे कि सिर्फ निकाह हुआ है। वजीर मनाहिल को देखकर बोला, जी बीबी, वो मेरे साथ ही रहती है कि उसका मेरा सिवा कोई नहीं है। तो आप सब लोग का दोपहर को खाना मेरे साथ मेरे घर में खाएंगे। तो सबने खुशी का इजहार किया और बोले, जी कल हम जरूर आएंगे। खान की वापसी रात 9 बजे हुई। घर आबादी से थोड़ा हट कर था। जगह तो खूबसूरत थी पर आबादी कम होने की वजह से शानू को डर लग रहा था। खान ढेर सारा सामान को साथ ही घर में डाल हुआ तो शानू का परेशान चेहरा देखकर बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गार्ड है करके बाहर तुम लोगों की हिफाजत के लिए। शानू लंबा सांस खारिज करती हुई अच्छा में सर लागे। खान ने कमीज उतारकर तार पर लटकाई और नहाकर ट्रोसर और स्लीवलेस शर्ट पहनकर और सामान की तरफ इशारा किया, घर का और कायनात का सामान है, चेक कर लो और जो भी चाहिए हो बता देना, कल आ जाएगा। और खुद आगे बढ़कर वॉकर के डिब्बे में से वॉकर निकालकर सेट करता है और कायनात को उसमें बिठाता है। पहले तो वो बैठकर आगे लगे खिलौनों से खेलने लगी और माँ को और हान को देखकर हंस रही थी कि जमीन पर एड़ी जोर से लगने से वॉकर चलकर पीछे को चली गई और कायनात घबराकर माँ को देखने लगी। तो कायनात ने घबराया हुआ चेहरा देखकर हान का कहका बुलंद हुआ तो कायनात घबराकर खड़ी हो गई और एक कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ा गई, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि वो चल सकती है। गिर नहीं रही तो वो वॉकर में चलने लगी और खुशी से चलाने लगी। हान बोले, खाना ले आए, फिर अपने कपड़े देख लो, कोई प्रिंट या रंग अच्छा ना लगे तो दे देना, तब्दील हो जाएगा। काम वाले से बोल देना कि सिलवा देगी। शानो बोली कि उसकी क्या जरूरत है। हान बोला, खाना लाओ, सब बहुत भूख लगी है। हान और शान ने खामोशी से खाना खत्म किया। बरामदे के सामने छोटा सा सहन था जिससे गर्म हवादार चाय के इंतजाम में हान वहीं सोफे पर लेटकर
मोबाइल पर दिलावर को सारी कहानी लिख कर रहा था। वजीर ने दिलावर को जुड़े हुए 2 दिल भेजे। अगले लम्हे दिलावर का मैसेज आया, मिल गई मोहब्बत, हा हा हा। हान ने हंसने वाले इमोजी भेजा। दिलावर ने लिखा, कैसी है मेरी हान की जान। हान बोला, हाँ जान, लोगों को पसंद आए या ना आए, मेरी वो जान ही है। दिलावर बोला, पिक सेंड करो। वजीर बोला, अभी नाराज है, साथ बैठकर पिक बनवाएगी तो भेजूंगा। दिलावर चौंका, बोला, क्या मतलब, क्या अभी भी साथ नहीं बैठी। हा हा हा। वजीर बोला, आ जा यार, दोनों अपनी अपनी नई नई जिंदगी इकट्ठे शुरू करेंगे। दिलावर ने लिखा, डन, और फोन रख दिया। शानो चाय लेकर मेज तक पहुंची और वजीर ऐसे ही मगन होकर आता जाता देख रहा था कि मेज के नुक्कड़ पर रखे हुए पाँव के अंगूठे पर कायनात ने चक्की काटी तो वजीर के मुंह से निकला, उफ। और कायनात बेबी, खैर हो आपकी, और हंसने लगा। हान को हंसता हुआ देखा कायनात में हंसने लगी। शानो जल्दी से पलटी तो देखा वो हान को चक्की काट रही थी। हंसी तो शानो की भी बहुत आई थी, पर वो जल्दी से कायनात तक गई कि हान का अंगूठा कायनात के मुंह से निकाले। तो कायनात ने अंगूठा छोड़ दिया और हंसती हुई पीछे को वापस चलाने लगी। पर तब तक शानो के दुपट्टे का कुछ हिस्सा कायनात की मुट्ठी में आ चुका था और शानो से उतर कर वाकर के साथ ही उससे दूर होता गया। शानो कायनात की सर्कल पर बुखलाकर बोली, ठहर जा। वो कायनात तक पहुंचती कि उसे पहले बगैर दुपट्टे के हान के सामने खड़ा होना अजब लगा था। अजीब लगा। हान भी हंसता हुआ शानो को भागता हुआ देख रहा था। उसकी नाजुक कमर पर लहराती हुई चोटी उसे एक खूबसूरत सा मंजर लगता था। कायनात चिल्ला रही थी कि दुपट्टा नहीं देना, तो हान बोला, शानो आप अंदर से और दुपट्टा ले ले, मेरी बेटी को मत रुलाए। शानो चीजों में मौजूद कपड़ों के पैकेट से जाकर दूसरा दुपट्टा ओढ़ाई और इधर बैठकर चाय पीने लगे। पान शॉप वाले ने चचा बोले, बेटी देर ही इसलिए हो रही है कि मैं चाहता हूँ कि किराएदार शरीफ हो, उनके बच्चे छोटे हों, ताकि तुम तीनों का मसला ना हो। तुम तीनों भी मेरी बच्चियों जैसी हो, तो मैं तुम्हारे लिए वो फैसला करूंगा जो अपनी बच्चियों के लिए चाहूंगा। अल्लाह बेहतरीन करेगा। परेशान नहीं होते, जो सौदा मेरी दुकान पर है ना, वो उधार लेकर जा सकती हो। किराए का एडवांस मिलने पर कटवा देना। सालिया एक ड्राइवी नजर करीब बैठे हुए तीनों पर डालकर बोली, नहीं चाचा, राशन का मसला नहीं है। चाचा बोले, ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, बच्चे बस थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सारी बात सुनकर सालिया शुक्रिया बोलकर घर आ गई। तो चचा उनकी सारी कहानी शेरे को सुनाता है कि बेचारियां 3 बहनें वालदन की वफात के बाद अकेले रह गई हैं। खानदान में किसी ने भी जवान बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई। शेरा चौंक कर अकील को देखता है कि रहायश का इंतजाम हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर फोन आया कि तीनों उजरत में जीप में बैठकर चले गए। परेशानी शेरे के चेहरे से आई थी। रास्ते में अपने साथियों को बताता है कि सबजार चल, पुलिस मुकाबला हो गया। वो भी परेशानी से शेरे को तकता है और जीप की रफ्तार बढ़ा गया। रात 10 बजे शेर अपने 2 साथियों के साथ ही साले के घर का दरवाजा खटखटाता है और पुलिस मुकाबले में बच जाने वाली बच्ची उसके साथ है। उसे उसके साथियों को छुपने के लिए जगह चाहिए थी, तो घर में जबरदस्ती घुस गए कि इन लड़कियों का कौन सा कोई रिश्तेदार है, हैर हवा है, जो पुलिस में बदमाशों की रिपोर्ट करता। तो शेरा साले से बोला, इज्जत बचानी है तो अभी के अभी मुझसे निकाह करना होगा। ये मेरी बच्ची है, उससे भी पालना होगा। उससे गन पॉइंट पर निकाह कर लेता है और बच्ची से पकड़वाता हुआ बोला कि ये हमारी बच्ची है, याद रखना। और पुलिस मुकाबले में सामान की पेटियां ऊपर वाली मंजिल में बने कमरे में रखवाता है, जिसका चाचा ने बताया था कि किराए के लिए हालिया। ऊपर कमरे के बाहर बरामदा भी था और छत के आहर में एक तरफ हाथ बना हुआ था, एक तरफ बात बना था। शेरा बरामदे में चीहें लगवा लेता है ताकि पर्दा हो जाए और किसी को भी कमरे में क्या हो रहा है नजर ना आए। शाम को गेट की बेल बजी। साले ने दरवाजा खोला। शेरा अंदर दाखिल हुआ। साले ने जल्दी सलाम किया और बुलाकर अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। शेरा सास इस्लाम का जवाब देकर अंदर दाल होते उस तरफ देखने लगा जहाँ पर ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे शोर कर रहे थे। शेरा उन्हें गुस्से से घूरने लगा और बच्चे भी शेरे के यूं देखने पर सहम कर आप ही को देखने लगे। शेरा जेब से पिस्टल निकालकर उनसे बच्चों को इशारा करता है, चलो उठाओ बैग और भाग जाओ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर दोबारा शोर करते सुना तो अपनी पिस्टल पर फूंक मारकर बोला, कोई नहीं बचे भाग आएगा तुम्हें मुझसे, कोई भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें मुझसे। ये कहकर वो पिस्तौल का रुख फिर बच्चों की तरफ कर गया। बच्चे चिल्लाने लगे और बोले, आप ही हमें बचा ले, और कांपने लगे। साला जल्दी से शेरे के सामने आकर हाथ जोड़ गए कि प्लीज बच्चों को ना डराएं, ये मेरी रोजी रोटी है, हम बहनें इन ट्यूशन के पैसों से ही दाल रोटी खाती हैं। शेरा बच्चों को मजीद खौफजदा करने के लिए दूसरे हाथ से साले के सापा मौजूद दुपट्टे के दोनों पल्लू मजबूती से इकट्ठे पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचता और डांटता है, ये नहीं आएंगे, आज के बाद भूखी नहीं मरोगी, मैं रोटी दूंगा तुम्हें। साला की आंखें बरसने लगी कि वह हक हलाल खाना चाहते थे। गुस्से से सुलह चेहरे के साथ ही शेरा अपनी पिस्तौल साले के माथे से लगा गया और बोला, यह हराम हलाल का फर्क
समझाना चाहोगी तो मार दी जाओगे। शेरे की गर्दार आवाज में धमकी पा मलिया और अनिला की आंख खुली तो वो सेहन की तरफ दौड़ गए कि शेरा कहीं उनकी आपी को ना मार दे। वो दोनों चिल्लाती हुई हाथ जोड़ती हैं और फरियाद करती हैं, प्लीज हमारे आपी को मत मारे, आप जैसा भी खाना खिलाएंगे हम खा लेंगे, बस आपकी बार माफ कर दे, बस एक बार। शेर के पस्तों वाले हाथ के इशारे से थर थर कांपते बच्चे गेट की तरफ दौड़ लगा गया। गिरते पड़ते भागते बच्चों पर शेरे की नजर पड़ी तो वो हंसने लगा। तीनों बहनें अपने बेजान वजूद के साथ वहीं जमीन पर बैठ गई थी। सालिया बैठकर अपनी बहनों को अपनी बाहों में समेटकर रोने लगी। शेरा सोफे पर बैठकर अकी को फोन पर गेट को 4 चाबियों वाला ताला लगवाने का बोलता है। अफी लिखता है ओके और सीढ़ियां उतरकर अपने दरवाजे से बाहर जाता हुए पूछता है, छोटे दरवाजे को भी लगवा लूं? शेर ने सर हाँ में हिलाकर बोला, लगवा लो। अकी के जाने के बाद शेरा तीनों को डांटता है कि चलो ये चिल्लाक औरतों वाला रोना धोना बंद करो, उठो, मुंह हाथ धो और मुझे पानी पिलाओ और खाना लगाओ, मुझे साथ भूख लगी है। तीनों जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोकर तेजी से किचन में आ गए। सालिया जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई और मलिया ने जल्दी से तवा चूल्हे पर रखा और फ्रिज से पहले के बने हुए पेड़े ले आई और रोटियां बनाने लगे। चाय पीकर वसीर ने बताया, कल मैनचेस्टर से सारी खवातीन आपको देखने आ रही हैं, आप साफ घर का लीजिएगा, खाना मैं पका पकाया होटल से ले आऊंगा, आपके लिए इन चीजों में सिले हुए कपड़े हैं। वो सामान की तरफ इशारा करके बोला कि इनमें से जो अच्छा लगे पहन लीजिएगा। शानो चाय पीते हुए गाह है पगा असबाब में सा हिलाती जा रही थी और जीभ बोल रही थी कि इतने में कायनात ने हंसते हुए शानो के कांधे से उसका ओरा व दुपट्टा भी खींच लिया और वाकर दूर ले जाकर हंसने लगे। बगैर दुपट्टे के शर्मिंदा शानो ठहर जा बोलकर अपने सीने पर हाथ रखकर कायनात की तरफ पलटी तो वो चिल्लाने लगे कि दुपट्टा नहीं देना। हान फिर बोले, यार कोई और दुपट्टा ले लो, ना तंग करो बच्चे को। शान रूठे पान से जमीन पर पाँव पटक कर बोली, हद है, और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और नमाज पढ़ने लगे। वो दुआ मांग रही थी जब हान दरवाजा ना करके सोई हुई कायनात को शानू के बेड पर लिटा कर उसके गिर्द रख कर कि वो गिर ना जाए। शानू के पकीजा चेहरे पर एक नजर डालकर कमरे का दरवाजा बंद करते अपने कमरे में आ गया। सुबह शानू ने मुलाजमा के साथ मिलकर घर अच्छे से साफ किया। फिर दोनों माँ बेटी अच्छे से तैयार हुई। काम वाली रानी शानू के साथ दर्द देकर बोली, बीबी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हो, आज बर्तन वगैरह धोने के लिए यही थी। रानी बोली, शानू बीबी ऐसा तैयार करें कि एक तो अच्छी लग रही है और दूसरा हान घर में सजी सवरी बीवी देकर घर जल्दी आया करें, वरना पहाड़ को भी सज सवर कर हान को काबू कर लेगी, फिर जो उस दूसरी को बदवाएं देगी ना, आज ही तैयारी पकड़ लें, ये नौबत दिन आया। शानू हैरत से उसको देखकर रह गई थी कि क्या गुर बता रही है। वो कुछ बोलती हान चाबी से गेट खोलकर अंदर आए और शानू को किचन में आने का इशारा करके किचन में खाना लेकर आ गया। वो शापरों में से हार्ड पार्ट किचन की स्लैब पर रखकर बोले, खाना इसमें ही रहने दो, गर्म रहेगा, ये अच्छे से धो लेना, कल होटल में वापस कर आऊंगा। वो शानू को बोले, कमरे में बात सुने। वो हान के पीछे पीछे कमरे में गई और हान ने जेब से सोने का लॉकर सेट उसे दिया कि पहन लो। वो क्यों बोलती आंखों से हान को तकने लगी। हान बोले, जरी बीबी को अच्छा लगेगा। शानू ने लाकर सेट पकड़ा ही था कि घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आने लगी। हान जल्दी से बोले, लाओ लाकर पहना दो, तुम कान में पहन लो। हान शानू के पीछे खड़े होकर चेन की हुक बंद करके शानू के गर्दन पर किस करके तेजी से बाहर चले गया, जबकि शानू हान के लबों से छूने से करंट सारे बदन में दौड़ते हुए काम गई और हया की लाली शानू के गल पर गिर गए। वह घबराए हुए दुपट्टा साफ पर लेती ड्राइंग रूम में आके सब उसको देखकर खड़े हो गए और बारी बारी बापी जी सलाम कहने लगे। शानू सबसे पहले सनी के सामने झुककर बोली, बड़ी बीबी सलाम। उन्होंने उठकर उसे गले से लगाया और माथा चुमकर बोली, माँ जी हूँ तुम्हारी बच्चों की तरह। इशारा करके बोली, नद्दे हैं तुम्हारी, मेरा वजीर भाई है उनका, एक काबिल फहर भाई, एक काबिल फहर बेटा, मेरे दिलावर का गरूर है, सिकंदर खान का मान है। मोमना बोली, और आपकी जान है। सबका कहकर बेहतियार था और जरी मोमना को देखकर बोली, शरारत की पुड़िया। उसे गाल पर चुटकी काटी। शानू श्रम से लाल चेहरे को उठा नहीं पाती कि हान भी साथ ही कर दे। मनाहल कई बार सर से पैर तक शानू को देखकर बोली, पेंडू ना हो तो मेरे जूते के बराबर नहीं है और राज वजीर हान पर कर रही है। खुशी वजीर के अंग अंग से फूट रही थी। उस मिलन पर मनाहल कमरे से बाहर आकर घर का जायजा लेने लगी। खाने के बाद सबने शानू को गिफ्ट दिए। जरी बेगम ने सोने के कंगन पहनाए तो हान जल्दी से बोला, बीबी शादी पर दीजिएगा। जरी बेगम बोली, ये नकाह के तोहफे हैं, शादी पर और देंगे, अपनी बहू के पूरे चाक करेंगे। सबने शानू के साथ पिक भी बनवाई, उसकी सादगी की, लंबे बालों की और गहरी आंखों की बहुत ही तारीफ की, जिसे हान के सामने सुन कर शानू शर्मिंदा होते जा रहे थे।
और दुपट्टा दुरुस्त करती जा रही थी। ये नोट करके मोमना ने नायाब को बाजू से ठोंका मारा। देख भाभी कितना घबरा रही हैं लाला की मौजूदगी में। नायाब ताली बजाकर बोली, हाँ हाँ हाँ। जरी बोली, ओहो ऐसे नहीं करते। तो दोनों अपनी उम्रती हुई हुंसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। मनाल ने डायमंड की नोज पिन की डिब्बी शानू की तरफ बढ़ाई और बोली, अभी पहन कर दिखाओ, अगर अच्छी ना लगे तो तब्दील हो जाएगी। डिब्बी पकड़ते शानू बोली, नहीं मनाहल जी बहुत अच्छी है। वो अभी इतना ही बोली थी कि कायनात ने हाथ हिलाया और नोज पिन की डिब्बी पानी से बड़े जग में गिर गई। मनाहल बेहतियात गुस्से से बोली, ये क्या कर दिया? शानू घबरा कर बोली, कोई बात नहीं, मैं पानी से निकाल लेती हूँ। पर मनाहल गुस्से से पल खाकर आ गया। वैसे ही वजीर को मनाहल की हालत से अजब लग रहा था कि उसने शानू को जग में जाते हाथ को पकड़ लिया और जग बाहर ले जाकर पौधे में उल्ट दिया और नोज पिन को अच्छे से धोया और शानू को दी और बोला, अब भी रख दो, सुबह तब्दील करके। शानू अच्छे में साहिल ला गई और नोज पिन गीली डिब्बी में वापस ला दी। वजीर ने नोट किया कि मनाहल शानू के नोज पिन ना पहनने से बेचैन है। हाँ ने सोच लिया था कि वो सुबह भी शानू को नोज पिन नहीं पहने देगा। मैनेजर वापस आकर मोमना ने अपनी मामा को भाभी दिखाई और उनकी बहुत ही तारीफ की। मरीना बेगम मुस्कुराकर बोली, हाँ अच्छी है, अल्लाह नसीब अच्छे करे, आमीन। और मोमना की तरफ देखकर बोली, और तुम्हारे भी नेक नसीब करे अल्लाह ताला। अपने कमरे में चली गई। मोमना नायाब से बोली, नाया भाभी शानो असली वाली गांव की मुटियार लगती हैं, लंबी पतली मोटी आंखें, लंबी चोटी। अचानक मोमना बोली, और नायाब ने तो गौर किया भाभी का चेहरा कितना साफ सुथरा था, ना कोई दाग नहीं था चेहरे पर और ना ही दिल में। नाया बोली, हाँ मम्मी, लग रहा था जैसे किसी अच्छे से पार्लर से ट्रीटमेंट करवाया हो। मोमना भी बोली, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मोमना बोली, भाभी का चेहरा उनके दिल की तरह साफ और सादा है। शेर ने आवाज लगाई, सबका खाना लगाओ। सालिया जो कि मेज पर सलाद और प्लेट रखने आई थी बोली, हम दोपहर का खाना नहीं खाती, बस रात का खाएंगे। शेरा गुड़ का अपनी मूछों को ताप देकर बोला, क्यों क्यों नहीं खाती? अनिला जो कि मेज पर ठंडे पानी की बोतल रखी थी बोली, वो जट बोली, इतने खर्चे हैं तो बचत के लिए हम दोपहर के वक्त का खाना नहीं खाती। शेरे ने अनिला को अपने पास आने का इशारा किया। वो डरी सहमी से दुपट्टा साफ पर दुरुस्त करते शेरे के पास आई। जबकि सालिया घबरा गई। वो अपने खुश्क लबों पर जुबान फेंकर उन्हें तय करती जरेला बोली, अल्लाह है। शेरा अनिला के सर पर हाथ रखकर बोला, आपसे 3 वक्त का खाना खाना है और जो खाने को दिल कर रहा है वो पकवा कर खाना है। रात को दूध पीकर सोना है कि तुम पढ़ती हो? अच्छा, और आज से तुमने मुझे शाह भाई बोलना है। गुंडू के भी घर होते हैं तो आज से तुम मेरी छोटी बहन ही हो। अच्छा। अनिला खुश होकर अच्छे में साल ला गई और पूछने लगी, कल गोश्त पकवा लूं? कई दिन से नहीं खाया। साले अपनी बहन की फरमाइश से सुनकर फिर रोने लगे। शेरे ने डांटने के डर से अपने दुपट्टे को अपने लबू पर सख्ती से रखकर दबा गए कि रोने की आवाज शाह तक ना जाए, वरना वो फिर पस्तौल तान लेगा कि क्यों रो रही है। शाह बोला, गोश्त तो आज पका है, तुम कल फिर पकवा लेना और जो जो पहले खाती थी ना अब भी खाओ, कोई नहीं रोकेगा, ना मैं और ना ही आप ही। वो साले की तरफ देखकर फिर अनिला को तकने लगा और बोले, तुम चाहिए रोज गोश्त पकाओ, कोई मसला नहीं है। अनिला चमकती आंखों से शाह को देखकर बोली, वीर जी साथ सलाद भी बना लो। शाह ने साय हिलाया, हाँ, और मुस्कुराकर बोले, मेरे लिए भी बनाना। मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाती अनिला ने पलट कर शाह को देखा और पूछा, कभी कभी फ्रूट चाट बना लो। शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। इस जली को देखा और बोला, चाहे रोज बना। अनिला चीखकर बोली, सच्ची? और खुश और हैरत की मिलीजुली भी कैफियत में किचन में आई। आपी और मलिया को बताने लगे। जहाँ पर मुस्कुराते सालिया ने दिल में सोचा, काश ये सब हलाल होता। और साथ लगी बहन का माथा चुमका बोली, चलो बाहर मेज पर खाना लगाओ। अनिला ने फ्रिज खोला, अंदर सलाद की बड़ी प्लेट और डोंगे में बनी हुई फ्रूट चाट देखकर खुशी से निकलती चीख रोकने के लिए लबों पर हाथ रखा और एक केले का टुकड़ा मुंह में रखकर आंखें बंद करके जायका महसूस करने लगी और वाह बोलकर सर हिला गई कि मजा आ गया। आपी ने उसे पीछे से कांधे पर धप लगाई और बोली, सलाद और फ्रूट चाट ऊपर के लिए भी है, वो खाने के साथ रख दो। और उधर रोती हुई सवेरा को उठाने आ गई कि उसे भी भूख लगी है। मलिहा आपी से बोली, ये ट्रे में खाना ऊपर के लिए डाला है। शाह ने इशारा किया, रख दो तो ले जाएगा, अपना खाना खाओ और बैठ कर पढ़ो। शाह ने अक्की को मैसेज किया कि ताला लगवा कर खाना ले जा, भाभी ने बना दिया। अक्की ने ओके लिखा। शाह ने खुद अनिला को साला में बोटियां डालकर दी और मुस्कुराकर उसे देते हैं कि खा ले। तो अनिला शाहवीर की सरकत पर खिलका कर हंसी, जिसे देखकर सालिया और मलिया भी मुस्कुरा दी दुखी दिल के साथ। खाने के बाद शाह हाथ धोकर आए और जेब से हजार के नोटों की 5 गुटियां निकालकर मेज पर पड़ी। शाह की सरकत पर तीनों चौंकर पहले पैसों को और फिर सवालिया नजर से शाह को देखने लगे और सालिया अंदर से काम गई कि अल्लाह है, ये क्या?
शाह सालिया को बोला, इस उल्लू के पट्टे अंकल से निकलवाए हैं, कारोबार खत्म कर रहा था, इस बगैरत के साथ अभी 30 लाख और देगा 3 महीने में, एक कागज तहरीर नामा और 6-6 चेक 5-5 लाख के। सालिया को पकड़ाती है। सालिया उमलिया के हाथ में मौजूद हाथों में रह गए और नवाले हाथों में रह गए और मुंह हैरत से खुल गया। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने वालिद की डूबी हुई रकम इज्जत से मिल जाएगी। वो खुशी से तमतमाते चेहरों के साथ एक दूसरे को देती हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। शाह बोले, समा कर रख लो, बच्चों की शादी में हलाल जहेज के काम आएगा। ये कहकर वो सालिया उमलिया का घूरते हैं, जो डर और शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहे थे। पारहोशी उनके अंग अंग में रक्सा थे। वो वाकई बहुत ही खुश थी कि उससे पहले कि शेरा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला जाता, मलिहा जल्दी से खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया वीर जी। वो ये जाहिर करना चाहती थी कि वह शाहवीर जी से नाराज नहीं है। शाह अच्छे में साह लाते हुए मलिहा के सर पर हाथ फेर कर सीढ़ियां चढ़ गए और ऊपर वाले मंजिल पर चले आए। सालिया को बोलते हुए कि 3 कप चाय हमें बना दो और खुद भी जिसने पीनी है पी ले। वो मुस्कुराकर अनिला को देती है, जो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। शाहवीर को देखकर बोले, वीर जी, आई लव टी। वो आंखें बंद करके खोलकर और साड़ी हिलाकर सीना चाकर ऊपर चले गए। सवेरा दूध पीकर माँ की गोद में घूम घूम करके आवाजें निकाल रही थी, या शायद बातें करने की कोशिश कर रही थी। अनिला ने खाना खाकर सवेरा को उठा लिया और खुशी से उसके गल पर किस करके बोली, इधर आ रहमत की पोटली, तुम हमारे लिए बाहर साबित हुई हो। आज हम आज से सब एक फैमिली है। वो सवेरा के नाक से नाक टकरा कर बोली, आज से हम दोस्त हैं और इन लोगों को सुकून नहीं उन्हें देंगे। वो सालिया और मलिया को देखकर बोली। सालिया और मलिया दोनों मुस्कुराने लगी और सुकून का सांस लेते हुए उठे। सवेरा ने अनिला का नाक मुंह में पकड़ने की कोशिश की, जिस पर अनिला को हंसी आ गई। मलिया उठी के बर्तन उठाकर चाय रखे। सवेरा अनिला को तकती जा रही थी तो अनिला ने उसे 3-4 चुमियां करते हुए मलिया आपी से बोली, चाय आप बना दो, मैं अभी बर्तन धो दूंगी, मैं अभी सवेरा से खेल रही हूँ। और सवेरा को पकड़ कर बोली, इधर आ मेरी बारबी डाल। और अनिला आपी से बोली, आपी आज बड़े दिनों के बाद पेट भर का खाना खाया, सच्ची बड़ा मजा आया। पापा की जिंदगी में खाने का इतना मजा आता था। सब इन दोनों को याद करके न आंखों से मुस्कुराती हुई साड़ी ला गई कि हाँ, अम्मा के हाथ का खाना हम प्लेटें भर भर कर चावल खाते थे। तो याद आने पर अनिला बोली, आपी कल दोपहर में मटरू वाले चावल और साथ दही वाली हरी चटनी बनाना बड़ा दिल कर रहा है। आपी किचन से अच्छा बोलकर चाय ट्रे में लेकर ऊपर जाने वाले सीनों के दरवाजे को खटखटा गए तो ऊपर से शेरा सफी से बोला, जा भाभी से चाय पका ले। तो सफी आकर चाय ले गया। शुक्रिया भाभी बोलकर सालिया मुस्कुराती साहिलाती वापस बरामदे में आकर बैठ गए और दोनों छोटियों की तरफ देखकर बोली, शाहजी ने बोला है कि महीने भर का सौदा लिख दो, आ जाएगा। रोज रोज सौदा सलफ नहीं आ सकता, काम का खर्च होता है। सालिया बोली, जितना सौदा अम्मा के दौर में आता था इतना मंगवा लेते हैं कि उसमें मेहमानदारी भी होती थी और घर में भी 5 अफराद थे, तो अगले माह से क्या सौदा मंगवाना है अंदाजा हो जाएगा। मलिया बोली, आप ये हर चीज की एक पैकिंग ज्यादा मंगवा लेते हैं तो अगले माह के पहले हफ्ते तक जरूर पूरा हो जाएगा। सालिया बोली, हाँ ये ठीक है। सालिया बोली, खाने के शौकीन लगते हैं शाहजी और शगीर पे, इसलिए हर तरह की डिशेस के मसाले जात मंगवा लो। बातें करते हुए मलिया की नजर सेम में दुल्हे कपड़ों पर पड़ी और दुल्हे फर्श पर तो वो जट बोली, आप बस खाना बनाकर सवेरा का ख्याल रखा करें, हम यूनिवर्सिटी से आकर घर की सफाई और कपड़े धो लिया करेंगे। सालिया मलिया को देखकर बोली, नहीं मैंने नहीं धोए, शाहजी ने इन कामों के लिए मासी रखवा दिया। मलिया बोली, आप उनसे बोल देना कि उसकी जरूरत नहीं है, हम आकर दोनों बहनें खा लिया करेंगे। सालिया ने अच्छे में साइल लाया कि मैं आप बात करूंगी। सालिया को सोती हुई बोली, मलिया शुक्र है अंकल से पैसे मिल गए हैं, तुम लोगों की शादियां आराम से हो जाएंगे। अपने पापा के पैसे से वो खुशी से बोली। अगले लम्हे सालिया बोली, मलिया मैं तुम दोनों की शादियां जल्दी कर देना चाहती हूँ। शाहजी क्या काम करते हैं ये राज खुलने से पहले, ताकि कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाए। मेरा दिल डर रहा है कि ये ना हो कि बाबे हमें कोई अच्छा रिश्ता इसलिए ना मिले कि शाहजी गुंडे हैं। मलिया जल्दी से बोली, आप ही कोई जरूरत नहीं है जल्दी की, हमें पढ़ने दे, हम अच्छी जॉब पर लगने के बाद शादी करेंगी ताकि जिंदगी में दोबारा तंगी ना देखनी पड़े। एक मटपा नहला से निकल आए, फिर शादी का सोचेंगे। वो घबरा कर कानों को हाथ लगाकर बोली, तोबा मुफलिसी बहुत ही बुरी चीज है, अल्लाह मेरी तोबा। वह उंगली में पड़ी हुई रिंग को दूसरे हाथ की उंगली से घुमाकर बोली, अच्छे हैं शाहवीर जी, हमें उनकी मौजूदगी में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हम खौफजदा तो उनकी पिस्तौल से हैं जिसे वो बाबा तान लेते हैं। आपी को देखकर बोली। ये बोलते हुए वो हंसने लगी। उसकी हंसी में सालिया आपी और नीला की हंसी भी शामिल थी। वो कुछ और बातें करती कि दरवाजे की बेल बजे।
तो सालिया उन्हें अंदर जाने का इशारा करती गेट खोलने आ गई कि अकील ताला लगवाकर सालिया को गेट की चाबियां पकड़ाकर खाना लेकर ऊपर चला गया। सालिया अपनी बहनों के पास कमरे में आ गई, जहां पर नीला सालिया की गोद में सर डालकर बोली, आपी हमारी शादी ना भी हो तो कोई बात नहीं है, हामद कैसी होती है, हमें सारे खानदान के मर्दों ने बता दिया है, कोई किसी की इज्जत नहीं है, हमें तो एक गुंडे के घर में आने से तहफ़्फ़ुत का एहसास हुआ है और हमारी जिंदगी आसान हुई है। इन शरीफों की दुनिया में लोग हमें चाहे ना मिले कि हमारा बहनों ही गुंडा है, हमें कोई भी परवाह नहीं है। वो इन तमाम शरीफों और हलाल खाने वालों से बेहतर है जिनकी गंदी नजरें हमारे अबाया के अंदर भी झांकने की कोशिश करती हैं। लानत है ऐसे शरीफों पर और उनकी हलाल की कमाई पर जिनकी नजरों में दूसरों की बहन बेटी की इज्जत नहीं है। वो उनके लिए बस एक जिस्म है। हम ऐसे शरीफों से दूर ही भले, जो मर्जी सोचे, लोग हमारे बारे में हमें परवाह नहीं। अचानक अनिला ताली बजाकर हंसी और बोली, आप ही आज यूनिवर्सिटी जाते हुए बड़ा मजा आया, किसी की जरूरत नहीं थी हमें आंख उठाकर दे सके, सारे शरीफ नजर चुकाकर खड़े वाकई शरीफ लग रहे थे। ये कहकर दोनों छोटी हंसने लगे। सुबह वाला मंजर याद करके वो कुछ और बोलती कि बाहर खड़े उस बातें सुनता हुआ शाह दरवाजा खटखटा गया। वो भी खुश था कि बच्चों ने उस पर एतमाद का इजहार किया। वो जल्दी शादी करके यहाँ से हमेशा के लिए जाना नहीं चाहती। शाह आवाज देते हैं कि सालिया पास उन्हें और खुद अपने कमरे में चले गए। मलिया बोली, जाओ आपी, हम सवेरा को देख लेंगे, आप शाह जी को टाइम दे, अपनी जिंदगी में खुश रहें, आगे बढ़े। मलिया सालिया से बोली, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ये जिंदगी लिखी है और आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करें कि वो ये गुनाहों वाली दुनिया छोड़ दें। वो अपनी 3 साल बड़ी बहन को समझा रही थी और बोली, आप ही बेशक ये जहाद है जिसके लिए रब ने आपको चुना है, अल्लाह ताला आपको बहुत ही कामयाब करे। शाबिर अगर कोई जॉब करने लग जाए तो ये यकीनन आपकी खुशनसीबी होगी। ये भी खुशनसीबी है कि आपको एक शरीफ मर्द मिला है। शरीफ औरत की तरह शरीफ हमन भी अल्लाह का तोहफा होता है, उससे घर की औरतों की इज्जत महफूज होती है।